डेप्यूटी चेयरमैन कहाँ का मेंबर है? चेयरमैन किसी का मेंबर दैट्स द ओनली कंसेप्ट, और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। चेयरमैन कहाँ का मेंबर है? लोकसभा या राज्यसभा का? कहीं का भी मेंबर नहीं। स्पीकर कहाँ का मेंबर है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा कौन है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा चेयरमैन नहीं देंगे तो चेयरमैन अगर रिजाइन देना है तो किसको देंगे? हाँ, प्रेसिडेंट। स्पीकर अगर रिजाइन देना है तो डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर अगर रिजाइन देना है तो डेप्यूटी चेयरमैन अगर रिजाइन देना है तो चेयरमैन अगर रिजाइन देना है तो ओके। समझ में आ गया ना चैनल? तो हम लोग 98 तक पढ़ चुके थे, 99 ठीक है। और किसका अर्थ है? ऑथ ऑफ ऑथ किसका ऑथ? कौन ऑथ लेंगे? मेंबर्स। कौन लेंगे? मेंबर्स। ऑथ ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स सारे ऑथ लेंगे, इनको ऑथ कौन दिलाएंगे? लोकसभा का मेंबर्स को कौन दिलाएंगे? और लोकसभा के मेंबर्स को ऑथ कौन दिलाएंगे? प्रोटेम स्पीकर को ऑथ कौन दिलाएंगे? प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या है? ठीक है। कब उनको इलेक्ट किया जाता है या कौन सिलेक्ट कब किया जाता है? जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लोकसभा में सब लोग बैठेंगे, बैठने के बाद सबसे पहले लोकसभा का मॉनिटर कौन बनेंगे? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के बाद कौन आएंगे? स्पीकर के बाद कौन आएंगे? ये सब बता दिया था। तो ऑथ ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का ऑथ लेंगे, ऑथ लेंगे। ये सारे जो मेंबर्स ऑथ लेंगे इन लोग क्या करेंगे? इनको ऑथ कौन दिलाएंगे? लोकसभा के लिए। राज्यसभा में कौन ऑथ दिलाएंगे? राज्यसभा में राज्यसभा कौन? चेयरमैन या प्रेसिडेंट? प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है? चेयरमैन है। यहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या स्पीकर ऑथ दिलाता है क्या? नहीं दिलाता है। कौन दिलाता है ऑथ? प्रोटेम स्पीकर को आर्टिकल 99 में ऑथ है। किसका ऑथ है? ऑथ कौन सा शेड्यूल में है? शेड्यूल कितना शेड्यूल है टोटल? 12 शेड्यूल है। कौन सा शेड्यूल में ऑथ है? शेड्यूल 3 में सब लोग 3 है ना? शेड्यूल 3 ओके। 99 डन। और कुछ बताओ इसमें? ओके। 100 ये है क्वोरम। क्या है? क्वोरम। क्वोरम का मतलब क्या होता है? ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। 98, 99 ये सारे थोड़ा सा कम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बारे में बहुत बार यूपीएससी सवाल पूछता है। क्वोरम, क्वोरम क्या होता है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ पर्सन। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे SLNCC का क्वोरम पूरा होगा तभी हम क्लास लेंगे, मतलब कम से कम मिनिमम कुछ स्टूडेंट्स आएंगे तब क्लास लेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल हमारा SLNCC में 100 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स है। 100 में से मुझे कितने लोग आएंगे तो क्लास लेना है, उसके लिए कुछ रूल्स होना चाहिए, है ना। या 1 आएंगे तो क्लास लेंगे, या 10 आएंगे तो क्लास लेंगे, या 20 आएंगे तो क्लास लेंगे, या 50 आएंगे, या 100 to 100 आएंगे तब क्लास होगा। इसमें कौन सा क्लास होना चाहिए? किसमें क्लास होना चाहिए? एक स्टूडेंट आने से क्लास होना चाहिए कि नहीं?
2 आने से, 10 आने से, 50 आने से, 100 आने से, बिकॉज इट इज आवर क्या है ड्यूटी टू लर्न सम नॉलेज या एजुकेशन सिस्टम है। इसीलिए 1 स्टूडेंट्स आएंगे तब भी हम क्लास करेंगे, 10 स्टूडेंट आएंगे तब भी क्लास करेंगे, 100 स्टूडेंट्स आएंगे तब भी हम क्लास करेंगे, राइट। लेकिन पार्लियामेंट में जो लोकसभा है और राज्यसभा है उसके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है ताकि वो डेकोरम मेंटेन किया जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए हमारा क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे तो क्लास लेने में मजा आएगा, स्टूडेंट्स ही नहीं आएंगे, 1 स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो आज मजा आएगा क्या? मजा नहीं आएगा। वही सिचुएशन वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में वही होता है कि ये क्वोरम मेंटेन करते हैं। क्वोरम का मतलब होता है कम से कम मिनिमम, मान लीजिए हमारा लोकसभा का मेंबर कितना है टोटल 543 इलेक्टेड है ना, राज्यसभा में कितना है 245, ठीक है। इनमें से मान लीजिए 4 एमपी जाके बैठे हैं पार्लियामेंट में, अच्छा लगेगा? 4 एमपी के साथ क्या करेंगे स्पीकर? कुछ नहीं करेंगे लोकसभा में, अच्छा है ठीक है जाइए बैठिए बोलेंगे ना, है ना। तो राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स हैं, लोकसभा में 543 मेंबर्स में से हमारा रूल्स दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 100 में। 100 का मतलब 100% तो नहीं होंगे लेकिन कम से कम कुछ लोग तो आएंगे, 100% नहीं आएंगे तब भी कुछ लोग आएंगे। तो कितना लोग आएगा तो पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, नहीं तो पार्लियामेंट में सेशन नहीं चलेगा। ये सिस्टम बनाया गया अंडर आर्टिकल 100 में। 100 में क्या क्वोरम है, क्वोरम में बातें किया जाता है कि कम से कम आउट ऑफ 543 में से 1/10 मेंबर अगर आएंगे तब जाके कुछ भी चीजों के लिए बातें किया जाएगा। 1/10 मेंबर, 1/10 का मतलब जानते हैं ना, 543 का 1/10 मेंबर होना पड़ेगा कम से कम। अगर इससे कम लोग आएंगे तो किससे बात करेंगे? जैसे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाते हैं उस टाइम अगर कुछ हमको लगता है कि कम से कम अगर आप लोग 20 स्टूडेंट आएंगे तब हम पढ़ाएंगे करके एक प्लान करेंगे। 20 स्टूडेंट से कम आएंगे तो हम क्लास कैंसिल कर देंगे, नहीं आज क्लास नहीं होगा क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स भी नहीं आए, उनके लिए भी जरूरी है। ऐसे सोचते हैं क्या? नहीं। वही सिचुएशन यहाँ पे लोकसभा में है और राज्यसभा में भी है। कम से कम 1/10 मेंबर्स अगर प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो पार्लियामेंट चलेगा नहीं। मतलब पार्लियामेंट में सेशन बैठे 543 में से 543 आएंगे तो अच्छा डिस्कशन होगा ना, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोगों का बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, कुछ काम होता है इसीलिए नहीं आ पाते एमपी। उनमें से कम मिनिमम अगर 1/10 मेंबर्स अगर आएंगे तब जाके क्या होगा, सेशन चालू होगा, तब जाके स्पीकर अपना बातें स्टार्ट करेंगे। अगर इससे कम मेंबर्स आएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो 1/10 मेंबर्स का मतलब कम से कम देखिए 543 into 1/10 मतलब कम से कम कितना, मिनिमम 54.3 मतलब कितना, कम से कम 55 मेंबर्स अगर पार्लियामेंट में बैठ जाएंगे तो वहां पे हम किसी भी चीजों को स्पीकर उनके साथ बातें करेंगे। अगर 55 से एक भी एमपी अगर कम हो जाएंगे, वहां पे 53 या 54 भी आएंगे तब स्पीकर के पास राइट होता है कि आज कोई आए नहीं, आप देखिए तो कितना मेंबर्स आएंगे 55। तो क्वोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कम से कम मिनिमम कुछ पैसा नहीं होता है तो हम लोग शॉपिंग करने नहीं जाते हैं, मिनिमम कुछ पैसा नहीं होता है तो कहीं पे एंट्री भी नहीं देते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं। बाहर का पानी पूरी नहीं है जो कि 10 रुपया है तो हम खा के आ जाएंगे, लेकिन किसी मॉल में जाएंगे तो कम से कम कुछ ना कुछ पैसा लेना पड़ेगा तब जाके एंट्री करते हैं ना, है ना। तो यही बात है कि कम से कम कितना मेंबर्स होना पड़ेगा 1/10। इसमें कितना होगा, कम से कम 1/10 मेंबर राज्यसभा में अगर होगा तो 24.5 मतलब कम से कम 25 लोगों से अगर कम मेंबर्स आएंगे, है ना, 25 लोग से कम अगर आएंगे तो किसके पास राइट्स बन जाएगा। मान लीजिए 25 मेंबर्स आए कहाँ पे, राज्यसभा में, क्या करने के लिए, कुछ भी बिल के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो 25 मेंबर कम से कम रहेंगे तो क्या राज्यसभा चलेगा या नहीं चलेगा? मान लीजिए 24 आ गए, चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? 1/10 पूरा नहीं हो रहा है, मतलब क्वोरम पूरा नहीं हो रहा है। जब क्वोरम ही नहीं आएगा, मिनिमम ही नहीं आ रहे हैं तो हम क्यों करेंगे क्लास, क्यों करेंगे सेशन? यही बात है। तो अंडर आर्टिकल 100 पे क्या बात कर रहा है, क्वोरम।
क्या बात कर रहा है? क्वोरम। क्वोरम का मतलब क्या होता है? क्वोरम का मतलब मिनिमम नंबर्स, मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन द हाउस। हाउस का मतलब कौन सा हाउस है? हमारा हाउस नहीं है। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं? तो इधर लोकसभा में होना पड़ेगा या तो राज्यसभा में। तो राज्यसभा में कम से कम कितना मेंबर्स होना पड़ेगा? 1/10 मेंबर्स। लोकसभा में कम से कम कितना मेंबर्स होना पड़ेगा? 1/10। 1/10 को हम निकालेंगे, 543 का 1/10 जितना होगा उस हिसाब से। अब 54.5 कितना आ रहा है ना? ये सॉरी 54.3 3 को कैसे लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे। 3 का मतलब इतना होगा, कितना होगा? 3 का मतलब इतना ही होगा ना, है ना? तो 54.5 3 में कितना होना चाहिए? कम से कम 55। तो 55 मेंबर्स आएगा तो क्या चलेगा? लोकसभा का सेशन, है ना? अगर 55 से कम आएगा तो लोकसभा का सेशन चलेगा क्या? सेम सिचुएशन इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, अभी याद आ रहा है, बाद में याद नहीं आएगा। कि मान लीजिए हमारा जो इलेक्शंस होता है, इलेक्शंस हो गया, इलेक्शंस होने के बाद जो लोग मेजोरिटी में आए वो क्या बनाएंगे? गवर्नमेंट बनाएंगे। मेजोरिटी वाले क्या करेंगे? मेजोरिटी का मतलब कितना? 50% प्लस 1, 50% प्लस 1। तो हमारा टोटल सीट कितना है? 543 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, यही है ना? तो हमारा कम से कम 271 प्लस 1 इक्वल टू 272। जिसके पास मेंबर्स है वो क्या बनाएंगे? गवर्नमेंट बनाएंगे। तो गवर्नमेंट बनाएंगे तो उनका अपोजिशन पार्टी भी तो होगा, अपोज करने के लिए हमें, है ना? कम से कम उसको अपोज करना है, राइट? अगर अपोज करने के लिए, अपोजिशन का लीडर बनने के लिए आपको 543 का 1/10 सीट रखना पड़ेगा, 1/10 सीट रखना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा। टोटल कितना सीटें हो गए? 543 में आपको मेजोरिटी के लिए कितना सीटें चाहिए? 272। ये होगा तो आप क्या बना देंगे? यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएंगे। तो जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट का अपोजिशन पार्टी नहीं होंगे तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम करेंगे, हाँ या ना? तो उनको अपोज करने वाले कोई तो होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो अपनी मर्जी से काम करेंगे। मान लीजिए कोई बोलने वाले नहीं होंगे यहाँ पे, अगर कोई बोलने वाले नहीं होंगे तो अपनी मर्जी से काम करेंगे। कोई तो अपोज करने वाले होना चाहिए ना, है ना? टीचर्स अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो स्टूडेंट अपोज करेंगे, स्टूडेंट अगर गलत कर रहे हैं तो टीचर अपोज करेंगे। अपोजिशन होता है ना? लेकिन अपोज करने के लिए भी कुछ आपको मिनिमम चाहिए, कुछ चाहिए, क्राइटेरिया चाहिए। कोई भी स्टूडेंट आके मुझे अपोज कर सकते हैं क्या? कौन कर सकते हैं? जो SLNCC का स्टूडेंट। कोई भी टीचर आके आपको अपोज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो मुझे अपोज करने के लिए कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया है, होना चाहिए कि नहीं? तो यही बात है कि 1/10 सीट रखना पड़ेगा। तो 543 का 1/10 सीट कितना है? कम से कम 54.3 सीटें। 3 तो आएगा नहीं, तो कितना लाना पड़ेगा? कम से कम आपको 55 सीटें। कितना? 55 सीट्स। अगर जो पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए गवर्नमेंट का बना रहा है, ये कौन है? अभी बीजेपी है, तो बीजेपी क्या बनाया है? गवर्नमेंट। इनको अगर ऑपोजिशन का लीडर बनना है या अपोज करने वाले होना चाहिए तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी में कम से कम कितना सीटें होना पड़ेगा? 55। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए बीजेपी तो गवर्नमेंट बना दिया, उनका पार्टी अलग हो गया, बाकी दूसरा पार्टी मान लीजिए रह गया कौन? कांग्रेस रह गया, BSP रह गया, आम आदमी पार्टी रह गया, है ना? या तो मान लीजिए CPI हो गया। ये सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं। इनमें से जो पॉलिटिकल पार्टी सिंगल पार्टी, ऐसा नहीं कि लोग सब मिला के, ओके, ये सारे मिला के नहीं होगा। ये कोई मान लीजिए कांग्रेस का 50 सीटें हैं, क्या ये अपोजिशन का लीडर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बनेगा? मिनिमम 1/10 सीट रखना पड़ेगा आपको अपोजिशन। गवर्नमेंट बनने के लिए 50% सीट रखना पड़ेगा, हाँ या ना? गवर्नमेंट बनाने के लिए कितना परसेंट सीटें चाहिए? 50% प्लस 1,
50% कम से कम चाहिए। लेकिन आप अगर गवर्नमेंट तो बना नहीं पाए तो गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए पावर चाहिए। जैसे अभी राहुल गांधी ऑपोजिशन ऑफ लीडर है, जैसे हमारा उड़ीसा में मोहन चंद्र मांझी क्या है, गवर्नमेंट। उनको अपोज करने के लिए ऑपोजिशन का लीडर कौन है, रामचंद्र मैडम है, जो कि अब फॉर्चुनेटली और लकीली हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से है ना, वो रामचंद्र मैडम जी है अभी, है क्या नहीं। तो उनको अधिकार कब मिलेगा, जब वो उनके पार्टी वाले कितना सीटें रखना चाहिए, कम से कम ऑपोजिशन लीडर बनने के लिए कितना सीटें चाहिए, 110। ओके, कितना 110। हो सकता है उड़ीसा में 147 है, हम अगर 55 बोलेंगे, ये तो पार्लियामेंट की सिस्टम है, पार्लियामेंट में जितना सीटें हैं, राज्यसभा का ऑपोजिशन के लिए कितना चाहिए, वो वहां पे तो 55 आंसर नहीं आएगा ना, वहां पे क्या आंसर हमारा एक्यूरेट रहेगा, 110। अगर आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए 50% प्लस 1 सीटें चाहिए, ताकि जाके आप क्या बना सकते हैं, गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ऑपोजिशन लीडर बनने के लिए आपको कितना मेंबर सीट चाहिए, 1/10 मेंबर्स चाहिए, 1/10 सीट्स चाहिए। क्लियर। जैसे 147 हमारा उड़ीसा में है, कितना है 147, इसका 1/10 का मतलब कितना है, कम से कम 14.7 आ रहा है, मतलब 15 मेंबर्स आपका होना चाहिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का, तब जाके ऑपोजिशन का लीडर बनेंगे, कम से कम मिनिमम ये। और दूसरा क्राइटेरिया ये है ऑपोजिशन लीडर बनने का, जो सबसे ज्यादा सीटें रखे होंगे। मान लीजिए कांग्रेस ने रखा है 10, किसने रखा है, कांग्रेस, और बीजेपी रखा है 15, आम आदमी पर रखा है 20, तो किसके पास अपॉर्चुनिटी है ऑपोजिशन लीडर के लिए, कांग्रेस के पास है मान लीजिए 15, बीएसपी के पास है मान लीजिए 16, आम आदमी पार्टी के पास मान लीजिए क्या है 20, सीपीआई के पास है 25। इसमें अपोजिशन लीडर कौन बन सकता है, उड़ीसा की बात कर रहा हूं मतलब, ऑपोजिशन बनने के लिए सबके पास पावर है, सबके पास पावर है क्या नहीं, क्यों पावर है, क्योंकि सब लोग 1/10 सीट, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा वाले कौन है, तो पहला क्राइटेरिया किसके पास आएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सीट है। तो तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, सीपीआई। ओके, सीपीआई को क्या मिलेगा, गरम पानी लो। ऑपोजिशन का काम क्या है, हर चीज में सपोर्ट करते रहो, कभी सपोर्ट भी क्या करो, मतलब सिचुएशन देख के अगर जो चीज गलत होगा, जो चीजें अच्छा नहीं होगा देश के लिए या कंट्री के लिए या राज्य के लिए, तो आप अपोज कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे रामचंद्र कड़म जी हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, जाके बोलते हैं नहीं कोरापुट एक मतलब ट्राइबल बेल्ट है, लेकिन वहाँ पे ट्राइबल्स के लिए काम नहीं किया जाता है, आप एक ट्राइबल मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल है, फिर भी आप ट्राइबल्स के लिए कुछ नहीं करते हैं, और जो पॉलिसी लेके आते हैं ट्राइबल के विरुद्ध में है। ट्राइबल के अगेंस्ट होने का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारा जो जंगल लेके जा रहे हैं, जंगल को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जंगल को लेना चाहिए कि नहीं, जंगल को अगर नहीं लेंगे तो मंगल कैसे होगा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर आप जंगल को लेके जा रहे हैं तो लोगों का क्या होना चाहिए, मंगल होना चाहिए, जंगल लोगे तो मंगल होना चाहिए, ठीक है। अगर जंगल लेके ट्राइबल लोगों को नहीं जानते करके आप अगर शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप ट्राइबल के विरोध में है ना। ओके, तो 1/10 का मतलब समझ में आ गया, कोरम समझ में आ गया। कोरम का मतलब क्या है, 1/10 मेंबर्स, कम से कम 1/10 मेंबर्स होंगे तो आप क्या बन सकते हैं, गवर्नमेंट बनाने के लिए। गवर्नमेंट कहाँ बनेगा, ओके। लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, राज्यसभा का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या, मुझे डायरेक्ट सुना, ओके, क्लियर हो गया ना। 100 पर कोई दिक्कत, 100 में क्या है, क्या क्वारम, कैरम नहीं है, क्वारम है ना, नहीं तो कैरम बोर्ड बैठ जाओगे। हम लोग यहाँ पे कैरम बोर्ड रखना चाहिए खेलने के लिए, है कि नहीं, लेकिन रखेंगे क्या,
यहाँ पे बाहर बढ़िया वाला एक देखो खरीद लेते कौन बोला? रमेश। लक्ष्मीकांत कहाँ बढ़िया वाला मिलता है? हाँ? कौन सा बुक स्टोर में लक्ष्मीकांत मिलता है? ऑनलाइन। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? मतलब कह रहा हूँ मैं स्पोर्ट्स या कुछ अलग चीजें करना है तो अभी करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी खरीदो या लक्ष्मीकांत खरीदो या एनवायरमेंट का कुछ खरीदो, देखते हैं सर वहाँ पे दुकान बंद था। कोई बात नहीं, हर चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए। देखिए एक्चुअली रविंद्रनाथ टैगोर बोले हैं ना, वेयर द माइंड इज फ्री, मतलब माइंड जहाँ पे फ्री, वेयर योर हेड इज हेल्ड हाई देयर द नॉलेज इज फ्री। दैट मीन्स जहाँ पे आपका माइंड फ्री चाहिए, जैसे ही माइंड फ्री रहेगा, माइंड अगर कंजेस्टेड रहेगा, माइंड अगर आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, हमेशा ये रहेगा रेस्ट्रिक्शन रहेगा, तो आपका नॉलेज डेवलप नहीं होगा। मान लीजिए जिसको जो करना है वो करेंगे। मैं आपको बहुत अच्छा से पढ़ा हुआ करके यहाँ पे चारों तरफ रूम लॉक कर दूंगा तो क्या आप लोग पढ़ोगे? पढ़ना है तो पढ़ोगे, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ोगे। अगर बाहर जाना है ना तो आप खुद ही नहीं जा सकते हो, लेकिन आपका दिमाग बाहर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं? मैं यहाँ पे रूम लॉक करूँगा इन लोग पढ़ने के लिए, क्या वो फायदा होगा? वहाँ पे फायदा नहीं है। आपको हम जितना फ्री छोड़ देंगे, मतलब मैं अगेन एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब बार बार बोलना तो नहीं चाहिए, बट जो फैक्ट है वही बताते हैं कि जेएनयू एक ऐसा जगह है, जेएनयू का नाम सुने हैं? कहाँ पे? दिल्ली में। क्या करते हैं वहाँ पे? पॉलिटिक्स। लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होता है। What JNU thinks today, India thinks tomorrow. इसका मतलब क्या है? What JNU thinks today, India thinks tomorrow. मतलब आज जो JNU सोचता है, कल पूरा भारत सोचेगा। मतलब कितना बड़ा डायलॉग है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ वहाँ पे क्या होता है कि सबको फ्री है। रात मतलब 24/7 लाइब्रेरी खुला रहता है, 24/7 बॉयज एंड गर्ल्स घूम सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बाउंड्री के अंदर। हर 100 मीटर्स में एक सिक्योरिटी गार्ड होंगे, वो सिक्योरिटी गार्ड आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बोलेंगे, या आप उनको कुछ नहीं बोलेंगे, बस आपको वो सिक्योर कर रहे हैं, वो आपको आप उनको सिक्योर कर रहे हैं, बस यही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और वहाँ पे ऐसा रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, आप मतलब रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये है किसी एक लड़की एक लड़का को ऐसे घूर नहीं सकती, मतलब घूरेगी तो ऐसे घूरेगी, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, लेकिन ऐसे नहीं देखेगी। ये रूल्स है। अगर ऐसे देखेगी ना, ऐसे देख सकती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे देख सकती है, लेकिन कितना देर तक देख सकती है? अप टू 29 सेकेंड। कितना देर तक? 29 सेकेंड। अगर ये गलती से 29 की जगह में टाइम देख के अगर 29 तक है, ठीक है, अगर ये 30 सेकेंड्स हो गया, ये 30 सेकेंड्स हो गया, तो जो जिसने देखा है, लड़की लड़का को देखा है या लड़का लड़की को देख रहा है, उनके अगेंस्ट में एक केस हो जाएगा, उसको बोलते हैं जीएस केस, जेंडर सेक्सुअल हरासमेंट केस हो जाएगा। 30 सेकेंड्स अगर कंटिन्यूसली किसी को ऐसे देख लेते हैं, मतलब नॉर्मल ऐसे भी, मतलब अब होता है ना कभी कभी ऐसे भी देखते रहेंगे, क्या होगा उसको, उसके केस में केस हो जाएगा। और ये केस बहुत खतरनाक केस होता है, इसीलिए कोई ऐसे बोलते नहीं, लेकिन बैठ के आराम से बात करते हैं। रात को तो मतलब सुबह 4 बजे तक भी बैठ के चाय पीते हैं, तो वो चाय पीने के टाइम पे उन लोग माइंड में फ्री होते हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे अगर रात को 4 बजे छोड़ देंगे तो क्या करेंगे? घूमते रहेंगे इधर उधर। लेकिन उन लोग क्या करेंगे? बैठ के चाय पी के डिस्कशन करेंगे। उन लोग कैसे डिस्कशन करेंगे? अच्छा, वाई ईरान अटैक टू इजराइल स्टार्ट करेगा, फिर वो बोलेंगे इजराइल तो इतना बढ़िया था, 1972 में ऐसा था, उसके बाद ऐसे हुआ, ऐसे होने के बाद इजराइल के बारे में इतना शोषण किया गया तो वो तरस गया। तो फिर दूसरा वाले बोलेंगे तरसा, वो तो कुछ गलती किया, मतलब दैट काइंड ऑफ टॉक्स एंड डिबेट्स स्टार्ट हो, वहीं से नॉलेज गेन हुआ। मतलब अगर उस लोगों को अगर रूम पे नहीं, आप 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते, अगर करेंगे तो क्या वो नॉलेज गेन करता है?
है ना। तो वहाँ पे पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ऐसा मतलब ये नहीं कि हम कंप्लीटली किसी को फ्री छोड़ दिए तो वो पूरा डेवलप हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। या किसी को कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो पूरा सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हर चीज़ को हमको मैनेज करना है। ओके, तो क्वारम को भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। कम से कम मिनिमम सीटें कितना लाना पड़ेगा हमको? 110। 110 लाने से क्या होगा? आपका ऑपोजिशन का पावर मिलेगा। 50% से ज़्यादा सीटें लाएंगे तो क्या मिलेगा? गवर्नमेंट बनाने का पावर मिलेगा, रूल करने का पावर मिलेगा। ये दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ओके, क्लियर? 29 सेकंड्स देखोगे किसी को, यहाँ पे भी हम रूल्स बना देंगे, किसी को ऐसे नहीं देखना, है ना। 28 सेकंड तक देखेंगे, 29 सेकंड के बाद ऐसे घुमाएंगे, फिर से ऐसे देखेंगे तो चलेगा। ठीक है, 28 सेकंड तक ऐसे देख के, फिर 29 सेकंड में ऐसे देखा, फिर 30 सेकंड में ऐसे देखा, चलेगा। ओके, लेकिन ऐसे नहीं देख सकते कंटिन्यू आप। ओके, 100 समझ में आ गया? नहीं तो 100% आपको क्या हो जाएगा? आपका क्वारम फेल। 101 ब्रैकेट और वैकेंसी है ना। 110 ऑपोजिशन में ऑपोजिशन, हाँ ऑपोजिशन। जैसे मान लीजिए आपका सीटें, अगर लोकसभा के बारे में बात करते हैं, जैसे ये लोकसभा है, लोकसभा टोटल सीटें कितना है? 543 है। 543 से आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए कितना चाहिए? कम से कम 272। और ऑपोजिशन बनाने के लिए कितना चाहिए? कम से कम 55। अगर ये सीटें 45 सीटें जिस पॉलिटिकल पार्टी लेके आएंगे, वो पॉलिटिकल पावर क्या आ जाएगा? ऑपोजिशन का लीडर बनने के लिए ऑपोजिशन लीडर बन सकते हैं। यहाँ से तो वो क्या बनेंगे? रूलिंग लीडर, रूलिंग करने का लीडर बन जाएंगे। रूलिंग लीडर का मतलब यहाँ पे कौन आएंगे? पीएम। ऑपोजिशन लीडर का मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी का जो हीरो बनेगा उसको भेजेंगे, है ना। सेशन, हाँ सेशन चलेगा। तो जैसे मान लीजिए सेशन स्टार्ट हो गया, बजट सेशन हो या विंटर सेशन हो या मानसून सेशन, सेशन स्टार्ट हो गया। सेशन स्टार्ट होने के बाद वहाँ पे क्या है? पीएम अपना एड्रेस देंगे या जो मिनिस्टर जो बोलना है बोलेंगे। लेकिन मिनिस्टर अगर कुछ गलत बोलेंगे तो अपोज करने वाले कौन है? ऑपोजिशन लीडर। नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप बिहार में ही ब्रिज बनाने के लिए दे रहे हैं, आप उड़ीसा में क्यों नहीं दे रहे? ऑपोजिशन पूछेंगे, है क्या नहीं? या वहाँ पे आप 15 करोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे क्यों 10 करोड़ नहीं दे रहे? ये ऑपोजिशन का काम है, पूछेंगे। तो ऑपोजिशन लीडर को अपॉइंट कैसे किया जाता है, या मतलब ये सारे सिस्टम अगर देखेंगे तो ऑपोजिशन लीडर को कोई अपॉइंट नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक आता है। ऑटोमेटिक आता है मतलब कैसे? जो सीटें अगर सिक्योर हो गया 55, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज का मतलब हमारा जो संविधान में अंडर आर्टिकल 74 और क्या 75, ये क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात है। ये अगर गवर्नमेंट बना सकते हैं तो गवर्नमेंट बनाने का मतलब ये क्या करेंगे? गवर्नमेंट बनाते हैं। इस गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए 110 मेंबर्स जो आएंगे उनको कॉन्स्टिट्यूशनली इंपोर्टेंस दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनली इंपोर्टेंस इन द सेंस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी अगर बोलना है तो किसके पास पावर चला जाएगा? ऑपोजिशन लीडर। हर कोई तो नहीं बोलेंगे, कोई एक पर्सन बोलेगा, नहीं तो पार्लियामेंट क्या हो हल्ला हो जाएगा, होगा क्या नहीं? ओके, आपका एग्जैक्ट सवाल क्या था? सेशन चलने के लिए कितना मेंबर चाहिए? सेशन का मतलब देखिए वही है, सेशन के लिए मिनिमम आपका 543 चाहिए, है ना। 543 चाहिए ना। 543 में से मिनिमम आपका 1/10 मेंबर आएंगे तो सेशन स्टार्ट होगा। मेजॉरिटी और ऑपोजिशन को मिला सब मिला के मतलब 543 में से टोटल 543 है, उसमें से मान लीजिए 1/10 मेंबर्स का मतलब कितना आया? 55 मेंबर्स। इसमें से 30 मेंबर्स बीजेपी का है, 10 मेंबर्स कांग्रेस का है, बीएसपी का है 5, सीपीआई का है 9, ऐसे होकर कम से मिनिमम कितना टोटल कितना हो गया? 55। यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि कांग्रेस का ही 55 आना है, या यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि बीजेपी का ही 55 आना है, सारे मिला के कितना आना पड़ेगा?
55। ओके, तो यहाँ पे दो चीजें हैं। देखिए आपका सवाल का अच्छा सवाल है। यहाँ पे दो पॉइंट आ रहा है। एक है सेशन चलाने के लिए, ये सेशन है ना, सेशन में दो लोग रहते हैं। अगर एक सेशन चलेगा तो दो पार्टी रहते हैं ना वहां पे। एक होता है कौन सा, गवर्नमेंट पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, दो पार्टी रहते हैं ना, राइट। ओके, गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको कितना सीटें चाहिए, 50% प्लस 1। ऑपोजिशन लीडर बनने के लिए, ऑपोजिशन पार्टी बनने के लिए आपको कितना पड़ेगा, 110, है ना। क्लियर है ना। जब अगर ये 50% प्लस 1 गवर्नमेंट बन गया, 110 ऑपोजिशन बन गया, तो ये सारे मिला के कितना मेंबर्स है, 543 है ना। सारे लोग मिला के कितना हो गया, 543। अगर हमको सेशन चलाना है, सेशन चलाना है तो वहां पे कम से कम उस हाउस में कितना लोग आना पड़ेगा, 110 मेंबर आना पड़ेगा। लोकसभा में अगर होगा, सेशन चलेगा तो 110 मेंबर चाहिए। राज्यसभा में अगर है तो इसके लिए कितना चाहिए, 110। ओके, तो यहाँ पे लोकसभा में कौन आता है, स्पीकर रहेंगे ना। वो क्यों रहेंगे, क्योंकि वो प्रिजाइड करेंगे सेशन को। जब प्रिजाइड करेंगे सेशन को, उस टाइम कम से कम अगर सेशन को कंटिन्यू करना है तो सबसे पहले स्पीकर देखेंगे कितना मेंबर्स आए हैं, देखेंगे कि नहीं, कितना मेंबर्स आए हैं, तो वो देखेंगे 20 है, सेशन चलेगा। 30 है, सेशन चलेगा। 40 है, सेशन चलेगा। 50 है, सेशन चलेगा। 60 है, सेशन चलेगा। हाँ, चलेगा क्या नहीं, क्यों चलेगा, क्योंकि 110 मेंबर्स है यहाँ पे। 60 का मतलब कितना है, 110। ओके, सेशन स्टार्ट हो गया। सेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आएंगे उसमें से, सेशन स्टार्ट हो गया एक बार, उसके बाद बातें करेंगे कि उसमें से कितना बीजेपी है, कितना बीजेडी है। बीजेपी वाले बोलेंगे तो कांग्रेस वाले बोलेंगे, वहां पे मेजोरिटी बात आएगा ना, है ना। पहले नहीं है कि आप बीजेपी वाले इतना है या बीजेडी वाले इतना है, वहां पे नहीं देखेंगे। वहां पे सबसे पहले क्या देखेंगे, सेशन स्टार्ट होने के लिए क्या देखेंगे, मेंबर्स देखेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स। सेशन के बाद जब बिल आएगा तब वहां पे बीजेपी बीजेडी आएगा। ओके, समझ में आया, ठीक है। तो गवर्नमेंट बनाने के लिए कितना चाहिए, ऑपोजिशन बनने के लिए 110, ऑपोजिशन लीडर बनने के लिए, मतलब ऑपोजिशन बनने के लिए 110, ये दो आ गया ना। सेशन चलाने के लिए कितना चाहिए, 110। तो सेशन चलाने के लिए कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है क्या, नहीं। लेकिन ऑपोजिशन बनने के लिए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, डिफरेंस समझ में आ गया ना। ऑपोजिशन बनने के लिए आपको क्या चाहिए, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर चाहिए, किसमें, ऑपोजिशन चाहिए। लेकिन सेशन के लिए क्या चाहिए, सब मिला के मेंबर्स चाहिए, दोनों हो गए। ओके, ऑपोजिशन में कोई हेड होते हैं क्या, हाँ, ऑपोजिशन में कोई हेड होते हैं, ऑपोजिशन लीडर तो हेड है ना। जैसे मान लीजिए कांग्रेस का है, कांग्रेस का कितना मेंबर्स है, मान लीजिए कांग्रेस का 70 मेंबर है, उनको कितना सीट चाहिए, 110 सीट। लोकसभा के लिए कितना चाहिए, 110 मतलब कितना आएंगे, 543 डिवाइडेड बाय 110 होगा तो 55, तो 70 है। 70 में से कांग्रेस के बारे में 70 लोग बैठ के डिसाइड करेंगे हम लोग का लीडर कौन है। अभी हम लोग ऐसे जानते हैं कि राहुल गांधी हमारा लीडर है करके हम लोग बोल देते हैं, या बीजेपी पे अगर हम है तो हम बोलते हैं कि हमारा लीडर कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ऐसे बोल देते हैं ना, क्योंकि उन लोगों का नाम है। मान लीजिए इन लोग ही नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी में इन लोग ही नहीं है, सब लोग नया आ गए, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, सब लोग बैठ के बात करेंगे नहीं। अच्छा, कौन लीडर बनेंगे, कोई बोलेंगे ये, कोई बोलेंगे वो, कोई बोलेंगे वो, तो उनमें से डिसाइड किया जाएगा। नहीं, देखिए आप मत बोलिए, आप ना उसके काम के लिए अच्छा है, आप उस काम के लिए अच्छा है। हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए जो बोलने वाला है वो बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलता है, उसको बनाते हैं, ऐसा होता है क्या नहीं। फिर उसको हम आगे भेजते हैं क्या नहीं। क्लास का मॉनिटर कौन बनता है, जो अच्छा परफॉर्म करता है ना, या किसी को भी मॉनिटर बना देते हैं क्या, जो अच्छा परफॉर्म। तो लीडर भी कोई बनते हैं अपने पॉलिटिकल पार्टी का, जो अच्छा बोलने वाले हैं,
नो डाउट कांग्रेस में राहुल गांधी बोले या ना बोले, उनका खानदानी से मतलब चल के आ रहा है तो इसीलिए उनको बना देते हैं। लेकिन ऐसा अगर बातें करेंगे तो उससे तो बढ़िया और कोई लीडर है क्या नहीं? हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, भले ही हम कांग्रेस है। ओके 100 खत्म 101 आगे चले, कितना आगे 101 क्या है? वैकेंसी, किसका वैकेंसी? सीट्स का। वैकेंट, हाँ वैकेंट वैकेंसी। ओके, सीट का वैकेंसी कब आता है? सीट कब वैकेंसी होगा? 101 वैकेंट ऑफ सीट। सीट को वैकेंट खाली कब किया जाएगा? एक इंसान, एक पर्सन वो किसमें इलेक्शन लड़ सकता है? लोकसभा में इलेक्शन लड़ सकता है कि नहीं? लोकसभा में बनेगा तो क्या बनेगा? लोकसभा में इलेक्शन जीतेगा तो एमपी। क्या बनेगा? राज्यसभा में इलेक्शन जीत गया तो क्या बनेगा? बनेगा क्या नहीं? लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन जीत गया तो क्या बनेगा? क्या एक पर्सन ये तीनों में कंटेस्ट कर सकता है क्या नहीं एक ही टाइम? इसमें अगर मान लीजिए पीआरआई का इलेक्शन होगा, तो सरपंच भी कर सकता है। अगर ये सारे इलेक्शन हो रहा है एक साथ हो रहा है तो ये चारों जगह में एक पर्सन कंटेस्ट कर सकता है एक ही टाइम। ठीक है, कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। क्यों कर सकता है? उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। मान लीजिए लोकसभा एमपी जीत गया, राज्यसभा एमपी भी इतना बढ़िया पर्सन है, उसको कहीं पे भी जाएंगे तो वोट देंगे। अब शाहरुख खान, सलमान खान कहीं पे भी जाने तो इज्जत मिलता है क्या नहीं? उनको मिलता है क्या नहीं? हमारा नरेंद्र मोदी जी कहीं पे वर्ल्ड में जाते तो उनको इज्जत मिलता है क्या नहीं? उनको कोई हरा पा रहे हैं क्या? नहीं पा रहे हैं। तो कहीं पे भी वो कंटेस्ट करेंगे तो जीतेंगे। सरपंच के लिए भी कंटेस्ट करेंगे तो जीतेंगे कि नहीं? वही का मतलब जानते हैं? ये ऑन हो गया, ये विन हो गया, विन का फर्स्ट एंड ऑन मतलब जीत गया। ठीक है, एमएलए भी जीत गया, ठीक है, और सरपंच भी जीत गया। तो यहाँ पे बात ये कह रहा है 101 यही बातें कर रहा है। आप कंटेस्ट तो कहीं पे भी कर सकते हैं, आप स्टेट लेजिस्लेचर भी ले सकते हैं, आप लोकसभा में भी जीत सकते हैं। कंटेस्ट करने में आपका कोई प्रॉब्लम है क्या? मान लीजिए आप क्यों कंटेस्ट नहीं करेंगे? क्वेश्चन आएगा, नहीं सर ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? मान लीजिए मैं लोकसभा में अगर कंटेस्ट कर रहा हूँ, लोकसभा में जीतूंगा, कोई गारंटी है? किसी ने मुझे सेकंड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है? अगर राज्यसभा में नहीं बना तो कम से कम एमएलए बनूं, तो क्या होगा? एमएलए। अगर एमएलए में वोट नहीं देंगे तो मेरे पंचायत में सरपंच तो बन जाओ। तो कितनी जगह में वो कंटेस्ट किया? फाइनली रिजल्ट आया, देखा कि उसके पास उम्मीद नहीं था ना, उम्मीद का किरण नहीं था, लेकिन किरण जगी तो क्या हुआ? सब जगह में जीत गए। लोकसभा का एमपी भी जीत गए, राज्यसभा का एमपी भी जीत गए, एमएलए भी जीत गए और सरपंच। ये तो साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, है ना? कैसे होगा अभी थोड़ी देर बाद और थोड़ा सा समझेंगे। तो ये सारे सीट अगर जीत जाएंगे तो एक इंसान कितने पोजीशन में रह सकता है? एक ही पोजीशन में रहेगा, है क्या नहीं? बाकी सीट को क्या करना पड़ेगा? उनको वैकेंट करना पड़ेगा क्या नहीं? या बाकी ये भी मैं सरपंच भी रहूंगा, मैं एमएलए भी रहूँ, सब ऐसा बोलेगा तो एक पर्सन तो कितना पोस्ट को कब्जा कर देता है, करता है क्या नहीं? इस सिचुएशन में ये बोला कि आप कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जीतने के बाद किसी एक जगह में आप पोजीशन ले सकते हैं, है ना? आप मान लीजिए मैं अगर पढ़ाई किया हूँ करके मैं चारों जगह में नौकरी कर सकता हूँ क्या? किसी एक ही जगह में नौकरी कर सकते हैं ना,
है क्या नहीं? किसी एक गवर्नमेंट का हम सैलरी ले सकते हैं, हाँ या ना? जैसे ये इलेक्टेड है तो किसी एक जगह में इन लोग रहेंगे, ओके? तो क्या होगा, ये एमपी अगर बन गया लोकसभा का तो इसको क्या करना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? तो ये सीट वैकेंट हुआ क्या नहीं? ये वैकेंट करने के लिए बोल रहा है 101 वैकेंट ऑफ सीट को क्या करना पड़ेगा? ओके, 101 समझ में आया? 101 में दूसरा बात ये है, मान लीजिए 101 आप सिर्फ एमपी के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। किसके लिए? मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके? एमपी के लिए कॉन्टेस्ट किए। एमपी के लिए कितने जगह में आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं? एक जगह में, दो जगह में, तीन जगह में, चार जगह में, पांच जगह में, कितने जगह में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं? ओनली दो, तीन जगह में नहीं। क्यों? दो जगह में एमपी अगर है तो एमपी का सीट हमारा कहाँ पे है? उड़ीसा का बात करेंगे, एक कोरापुट में है क्या नहीं? एक नवरंगपुर है ना? और कहाँ पे है? हाँ, नवरंगपुर एंड मलकानगिरी, ये दो है। कोरापुट एंड रायगढ़ ये दो है, दोनों मिला के एक एमपी, ये दो डिस्ट्रिक्ट मिला के एक एमपी, ओके? और कहाँ पे एमपी? कटक है, बालेश्वर है क्या नहीं? ये सारे एमपी है ना? मान लीजिए मैं हूँ कोरापुट से, कहाँ से हूँ? तो मैं सबसे पहले कहाँ लड़ाई करूँगा? कोरापुट। कहाँ कॉन्टेस्ट करूँगा? कोरापुट में। मैं कोरापुट का एमपी हूँ, सबसे पहले मैं कोरापुट में प्रायोरिटी दूंगा। लेकिन कोरापुट में मुझे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं बचपन से कोरापुट में रहा नहीं। भले ही मैं पैदा हुआ हूँ कोरापुट में, लेकिन अभी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया हूँ, तो मैं दिल्ली में भी कॉन्टेस्ट कर सकता हूँ। कर सकता हूँ क्या नहीं? कर सकता हूँ क्या नहीं? या कोरापुट की जगह, कोरापुट से मैं अगर नवरंगपुर में अच्छा काम किया होगा, मान लीजिए कोरापुट में मेरा जन्म स्थान है, लेकिन मैं नवरंगपुर में बहुत अच्छा काम किया हूँ, तो मैं कोरापुट में भी फॉर्म भर सकता हूँ, नवरंगपुर में भी नॉमिनेशन, फॉर्म भरने का मतलब नॉमिनेशन। तो ये दोनों जगह पर कंटेस्ट किया, यहाँ पे भी कंटेस्ट किया, यहाँ पे भी कंटेस्ट किया। क्यों कंटेस्ट किया? क्योंकि कोरापुट में मुझे उम्मीद है, लेकिन जीत पाऊंगा या नहीं पाऊंगा? अगर नहीं जीतूंगा तो मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म। इसीलिए मैं चांस लेने के लिए कहाँ पे नवरंगपुर। तो ये दोनों में भी अगर मुझे लगेगा कि नवरंगपुर में भी जीत सकता हूँ, नहीं जीत सकता हूँ, तो और एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है? और कहीं में जा सकते हैं, है ना? लेकिन क्या करेंगे, मान लीजिए दोनों में से आप यहाँ पे भी जीत गए, यहाँ पे भी जीत गए, तो एक पोस्ट क्या करना पड़ेगा? किसी एक को खाली करना पड़ेगा, या तो नवरंगपुर को रखना पड़ेगा, या तो क्लियर? अगर दोनों यहाँ जाएंगे तो कौन सा खाली करना पड़ेगा? है? दोनों यहाँ जाएंगे तो कौन सा खाली? ऑटोमेटिक खाली है, आपको बैकअप करने की जरूरत नहीं है ना? समझ में आ गया? ऐसे ही हुआ, जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बट राहुल गांधी के अगेंस्ट में अमेठी में, रायबरेली अमेठी में कंटेस्ट की थी लास्ट टाइम। जो हीरोइन मिनिस्टर थी, हाँ, कंगना रावत नहीं, वो मिनिस्टर नहीं है, वो तो एमपी है। अभी जो हार गई, हाँ? जैसे नरेंद्र मोदी जी आपके वाराणसी में जीता है क्या नहीं? राहुल गांधी दोनों सीटें में क्या किए? कॉन्टेस्ट किया था। एक था आपका रायबरेली में अमेठी, और दूसरा था केरल के वायनाड, और दोनों सीट में वो जीते अभी लास्ट 24 इलेक्शन में। तो उनको लगा कि अमेठी का सीट छोड़ दिए, ओके, और वायनाड से अभी वो एमपी है। वायनाड कहाँ पे है? केरल में। दोनों जगह से बोल रहे, ठीक है? इससे पहले क्या हुआ था वो कि वायनाड से भी लड़े थे और अमेठी से लड़े थे, तो अमेठी से वो हार गए थे। उसको क्या नाम है उसका, मतलब जुबान में है लेकिन भूल गया हूँ, मतलब जो औरत का नाम जो गैस लेके घूमती थी ना, बहुत बोलती है,
हाँ श्रीदेवी नहीं, वो तो चली गई। हाँ हाँ वही आसपास, क्या नाम है? किरण देवी नहीं। ओके एनीवे, तो इन दोनों के बीच में अभी लड़ाई हुआ, तो वो हार गई, ये जीत गई। ये दोनों सीट लिया, तो एक सीट को वेकेट करना पड़ेगा। तो वेकेट करने के टाइम उनको लगा नहीं, हम अमेठी से आपको बहुत उम्मीद से हम जिताए हैं। इन लोग भी जीत पकड़े। वयनाड बोले आपको हम कांग्रेस के नाम पे आपको हम वोट दिए, लेकिन एक सीट तो खाली करना पड़ेगा ना। तो अमेठी का सीट को खाली करना पड़ेगा, खाली करना पड़ा, और वयनाड का सीट को मतलब किसी एक सीट को। तो आर्टिकल 101 क्या बातें करता है? वेकेट ऑफ सीट्स। क्या करना पड़ेगा? वेकेट। ठीक है, वेकेट का मतलब खाली करना। सर वेकेट होने के बाद वो सीट कैसे? फिर से इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन बोलते हैं उसको, बाई इलेक्शन बोलते हैं। इलेक्शन 3-4 टाइप का होता है ना। एक होता है मतलब इलेक्शन होना, इलेक्शन ये। तो सबसे पहले क्या होगा? जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में सब लोग वोट देते हैं। जनरल इलेक्शन जैसे ही खत्म हो गया, जनरल इलेक्शन खत्म हो गया, ओके, डिक्लेयर हो गया कौन सा सीट में कितना कौन जीता कौन हरा, ये डिक्लेयर हो गया। मान लीजिए कोई एक पर्सन दोनों सीट में जीता है, तो एक सीट को क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा, वेकेट करना पड़ेगा। वेकेट होगा तो वो जो सीटें रहेगा उसको बोलते हैं बाई इलेक्शन होगा। वहां पे क्या होगा? बाई इलेक्शन। ओके, ये तो दोनों सीटें जीता इसीलिए बाई इलेक्शन हुआ। मान लीजिए कोई एक सीटें जीता है लेकिन वो डेथ हो गया, उसके जगह में क्या होगा? मान लीजिए मैं जीता हूं, ठीक है, मैं कोरापुट में भी जीता हूं और नवरंगपुर में भी जीता हूं, दोनों जगह में जीता हूं, तो कौन सा जगह में मैं रखूंगा? दैट इज डिपेंडिंग ऑन मी। मैं नवरंगपुर में रहूंगा या कोरापुट में? मान लीजिए मैं कोरापुट को रख लिया, तो खाली कौन सा करूंगा? नवरंगपुर को। तो यहाँ पे एक सीट वैकेंसी आएगा कि नहीं? इसके बाद जो इलेक्शन हो, ये तो जनरल इलेक्शन हुआ, दोनों में भी जनरल इलेक्शन हुआ था, दोनों में हम जीत गए थे, लेकिन एक को हम छोड़ना पड़ेगा। नवरंगपुर को छोड़ दिए, छोड़ने के बाद कहाँ पे? ये तो मेरा कंटिन्यू चलेगा, लेकिन खाली किस में हुआ? तो यहाँ पे कौन सा इलेक्शन होगा? बाई इलेक्शन। बाद में जो इलेक्शन होगा बाई इलेक्शन। यहाँ पे दो सिचुएशन में बाई इलेक्शन होगा, या तो मैं रिजाइन दे दिया इस सीट से इसीलिए बाई इलेक्शन हुआ, या तो मैं मर गया या मेरा कुछ ये हो गया, रिजाइन दे दिया, या तो मैं मर गया, मर जाने से भी फिर से इलेक्शन होगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन, दोनों समझ में आ गया? फिर बोलेंगे री इलेक्शन। आता है क्या नहीं? री इलेक्शन क्या है? हाँ, अभी जीता नहीं, जीतूंगा। आपकी तरफ से कैसे कर सकते हैं? मुझे देख के वोट दिए हैं, मैं किसी के घर पे जाऊंगा, मुझे देख के खाना बनाएंगे ना, है क्या नहीं? वो खाना अगर मैं कैसे दूसरे को दे सकता हूँ भाई? नहीं हो सकता है ना। ऐसा बोलने से तो नरेंद्र मोदी सब जगह पे कंटेस्ट कर लेते हैं। कोई कंटेस्ट करने की जरूरत होता है क्या? वोट तो उनको सब मिल जाता है, वो जिसको चाहे तुम एमपी बनो, तुम एमपी बनो, तुम एमपी बनो, सबको डिस्ट्रीब्यूट करके दे देता है। करता क्या नहीं? ये थोड़ी ना जगदम्बा का स्वीट से जो लेके आओ और सबको दे दो। जिसके नाम पे होगा वही होगा, उसका वो सिर्फ वेकेट होगा। क्या होगा? अगर ऐसा होता तो डेमोक्रेसी का फेल होता है ना। अच्छा होता है क्या? किसी एक पर्सन का राज चलता है ना। ऐसा बोलने से तो और भी एक पॉइंट आ रहा है अभी हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में इतना खुरापात है ना, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए आप वोट कितना देते हैं? मैं वोट कितना देता हूँ? अनिल अंबानी कितना वोट देता है? आप, मैं और अनिल अंबानी में क्या अंतर है? वोट का वैल्यू क्या है? लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू सेम है क्या? उसके पास तो बहुत ज्यादा है ना, वो तो किसी को चाहे तो खरीद लेता है, लेकिन हमारा वैल्यू सेम है। तो हम कैसे इसको मतलब ये कर सकते हैं, भाग कैसे कर सकते हैं? मेरा वोट को 2 भाग कर दो, बोलेंगे होगा क्या? नहीं होगा ना। वही सिचुएशन है। तो हम किसी का भी अगर हमारे नाम पे अगर हमारा डेमोक्रेसी चल रहा है, हम अगर इलेक्ट हुए हैं तो हम ही रहेंगे, अगर हम नहीं रहेंगे तो कोई नहीं रहेंगे, जो आएंगे वो जीतेंगे, है ना।
ओके। हाँ, ऐसा होता है जैसे मान लीजिए मैं जीता हूँ दोनों जगह में, ओके, तो मेरे जानने वाले जिसको मुझे लगेगा कि उनको लेके आऊँगा, बोलूँगा कि बाई इलेक्शन, तो देखिए मैं जितना हूँ, मेरा कार्बन कॉपी ये है या मेरा जेरॉक्स ये है, ठीक है, ये भी कोई काम करेगा, तो मुझे जो लोग विश्वास करेंगे उनको भी कोई इलेक्शन बाई इलेक्शन में वोट देंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मुझे जिताए तो वो भी जीत जाएंगे, जीतने का संभावना होता है, ओके, हार भी सकते हैं। बोलेंगे ना आपको सोच के हम दिए, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, आप अगर लड़का या लड़की के घर पे जाते हैं, लड़का लड़की देखने के लिए जाते हैं, कभी गए हैं? कभी नहीं गए ना, सुने तो होंगे, ठीक है। दो लड़का अगर चले जाते हैं तो जिस लड़का को लड़की देखना था उस लड़का को बोलते हैं नहीं इसको वो तो थोड़ा ठीक नहीं देखता है, अगर वो होता तो मैं पसंद कर लेती, बोलती है लड़की, बोलती है क्या नहीं एक्सपीरियंस नहीं है शायद ना, एक्सपीरियंस करोगे। कभी कभी लड़की देखने के लिए लड़के भी जाते हैं, उनका 2 बहन या 3 बहन होती है, तो वहाँ देखते हैं जिसको शादी कराना, सबसे पहले किसको शादी कराते हैं? बड़ी को, ठीक है, छोटी वाली बात में आती है ना, पानी लेके जिसको है ना, तो बड़ी वाली ऐसे पानी लेके आती है, वो दिखने में थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक नहीं भी है, तो देखेंगे अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद छोटी वाली अगर आ जाएगी, नहीं मुझे इसको पसंद नहीं, मुझे तो उसका ऐसा होता है कि नहीं? क्या उसको देते हैं क्या आपको? नहीं देते हैं, उसको देना है तो फिर से बातें करना पड़ता है आपको, होता है कि नहीं? बहुत सारी जगह में होता है, हम भी गए हैं लड़की देखने, ऐसा नहीं कि नहीं गए हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, मतलब पसंद ना पसंद अलग की बात है, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाता है, क्या सुविधा होता है कि नहीं? सीता आपके लिए लड़की देखने जाना है, मामा जी फोन किए थे, पहले आप बोलने से सब साफ हो जाएगा। 101 समझ में आया? क्या है? 1 है, 101 ये जीतेगा, अगर हारेगा तो 0, नहीं तो फिर से जीतेगा, नहीं तो सिर्फ क्या रहेगा 1, नहीं तो 0, नहीं तो 1, 101, ओके, क्लियर? 102 ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। एक्चुअली आज मुझे जाना था, विजयनगरम जाना था, जाऊँ ना, जब रात को मुझे नींद नहीं आई तो मैं सोचा लेट से उठा, नहीं जाऊँगा, अच्छा नहीं लगेगा, और आप लोग याद करते होंगे यहीं पे आ जाऊँगा, सोच के आ जाऊँगा। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, एक होता है क्वालिफिकेशन, एक होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। बोलिए, क्वालिफिकेशन का मतलब एलिजिबल, डिस्क्वालिफिकेशन मतलब इनएलिजिबल, नॉट एलिजिबल, है ना? तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल है, और डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल कैसे होंगे? सबसे पहले तो आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे जब इलेक्शन होगा। डिस्क्वालीफाई का मतलब क्या है? आपको वोट ही नहीं मिलेगा। जब इलेक्शन का प्रोसेस जानते हैं ना सब लोग। सबसे पहले इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? इलेक्शन कमीशन कराता है। क्या कराता है सबसे पहले? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहले नोटिस निकालता है। क्या करता है? नोटिस में क्या होता है? डेट होता है। डेट का मतलब क्या है? फॉर्म भर के शेड्यूल होता है सबसे पहले। एक ही रात फॉर्म भर के उड़ते रहो, शेड्यूल होता है। बोला जाएगा कि इतना डेट से इतना डेट तक नॉमिनेशन भरेंगे, इतना डेट से इतना डेट तक आपका स्क्रूटिनी होगा, इतना डेट से इतना डेट आपका फाइनल कैंडिडेट का आएगा, है ना, और इतना डेट से इतना आपका फाइनल लिस्ट आएगा। ये फाइनल लिस्ट जब आ जाएगा उसके बाद आप कॉन्टेस्ट करना ही पड़ेगा। ये जानते हैं कि नहीं ये प्रोसेस? हाँ, देखिए
थोड़ा सा सुन लीजिए और ध्यान दीजिए। इलेक्शन डेमोक्रेसी है ना, सबसे पहले कौन काम करता है? इलेक्शन कराने का काम किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये किसका किसका इलेक्शन कराता है पता नहीं? प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है और एमपी का इलेक्शन कराता है और एमएलए का इलेक्शन कराता है। ओके, समझ में आ गया? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी। तो इसी में सारी चीजें आता है। क्या आता है? टाइप्स ऑफ इलेक्शन। टाइप्स ऑफ इलेक्शन का मतलब इसमें आ जाएगा जनरल इलेक्शन, है ना? जनरल इलेक्शन को हम कितने भाग में डिवाइड करेंगे? 3 भाग में। कितने भाग में जनरल इलेक्शन को? एक होता है जनरल इलेक्शन, दूसरा होता है री इलेक्शन, तीसरा होता है बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन का मतलब जो शेड्यूल के हिसाब से होगा उसको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। री इलेक्शन का मतलब वो शेड्यूल में मतलब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन इनवैलिड हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे? हम री इलेक्शन कराएंगे, है ना? उसके बाद री इलेक्शन हो गया, होने के बाद जीत गया, जीतने के बाद कोई रिजाइन दे दिया या मर गया या छोड़ दिया तो क्या होगा? उसके बाद जगह में जनरल इलेक्शन, री इलेक्शन, बाई इलेक्शन। तीनों इलेक्शन समझ में आ गया ना? जनरल में क्या है? जो आप वोट दे रहे है ना, वोट देने के बाद वो वोट में मान लीजिए इनवैलिड हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गया तो वहां से फिर से ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? री इलेक्शन कराना पड़ेगा। जैसे आज के डेट में हम लोग सब लोग क्या है अच्छे से हम लोग वोट देते हैं, लेकिन इससे पहले वाला सिचुएशन में जब नक्सलिज्म ज़्यादा हुआ करते थे या टेररिज्म ज़्यादा हुआ करते थे या गुंडागर्दी ज़्यादा हुआ करते थे, जैसे आज भी यूपी बिहार में हम लोगों का यहाँ पे शांत है। क्या होता है? मान लीजिए जनरल इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद जिस कैंडिडेट के पास पैसा है, पावर है, मतलब मसल है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। करते हैं क्या नहीं? तो मान लीजिए एक कैंडिडेट ऐसा है वो जीतने वाले हैं, बहुत इनोसेंट है, वो जीतने वाले हैं, लेकिन दूसरा कैंडिडेट ऐसा है वो हारने वाले हैं। तो हारने वाले पार्टी के पास क्या है? पावर होता है, पैसा। वो क्या करेंगे? इन लोग बूथ चोरी कर लेंगे। चोरी करेंगे क्या नहीं? चोरी करेंगे तो वो इलेक्शन फिर से इलेक्शन क्या होगा? री इलेक्शन होगा। प्रॉब्लम हुआ तो री इलेक्शन होगा क्या नहीं? समझ में आ गया ना? बाई इलेक्शन का मतलब इलेक्शन के बाद डिक्लेयर हो गया, रिजल्ट आ गया, जीत गए, जीतने के बाद मर गए तो क्या होगा उसमें? आपको पता है ना अभी यहाँ पे बौद्ध डिस्ट्रिक्ट का एमएलए जीता, जीतने के बाद मर गया। 24 में एक एमएलए जीता, बहुत मुश्किल से जीता, जीतने के बाद मर गया। इलेक्शन का रिजल्ट सुन के तो उनका सीट क्या होगा? खाली हो गया। तो वहां पे क्या होगा? अगर वो जिंदा होता और अपने से रिजाइन दे देता, मुझे नहीं चाहिए सीट पर, क्या तो क्या होता वहां पे? रिजाइन दे देते तो क्या होता? बाई इलेक्शन। मर जाता तो अगर जिंदा रहता, उसका इलेक्शन चल रहा होता, लेकिन इलेक्शन गड़बड़ी होता तो कौन सा इलेक्शन? समझ में आ गया? इलेक्शन जब गड़बड़ होगा तो क्या होगा? इलेक्शन सब सही है, डिक्लेयर हो गया तो क्या होगा? बाद में इलेक्शन होगा तो समझ में आ गया ना? तो इन लोगों का इलेक्शन कैसा होता है? 2 टाइप का होता है। एक तो जनरल इलेक्शन होता है, मतलब जैसे अगर इनका इलेक्शन गड़बड़ होगा तो क्या होगा? री इलेक्शन। इनका बाई इलेक्शन होता है क्या? इनका बाई इलेक्शन होता है क्या? ओके, री इलेक्शन होगा या तो इलेक्शन होगा, इलेक्शन या तो री इलेक्शन। इनका बाई इलेक्शन नहीं बोला जाता है। क्यों नहीं बोला जाता है? ये भी एक पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट आ जाता है, ये हम सोचते नहीं लेकिन आ जाता है। क्यों इनका बाई इलेक्शन नहीं होता है? What is the difference between general election, re-election and by-election? ये तीनों अलग अलग चीज है। नहीं तो क्यों देते हैं? इलेक्शन तो इलेक्शन करा लो, यही सोचते हैं ना? देखिए कंसेप्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक होता है जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन कितने साल के लिए होता है? 5 साल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जनरल इलेक्शन कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। मान लीजिए इलेक्शन हो गया, कब हुआ?
24। ये किसका इलेक्शन हुआ? एमपी और एमएलए का। ओके, इलेक्शन हो गया। इलेक्शन होने के बाद रिजल्ट क्या हुआ? डिक्लेयर हो गया। तो उसको कौन सा इलेक्शन बोलेंगे? जनरल इलेक्शन। कौन सा इलेक्शन बोलेंगे? लेकिन इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन में गड़बड़ी हो गया। क्या हुआ? इलेक्शन हो गया, डिक्लेयर हो गया, कोई गड़बड़ी नहीं है, डिक्लेयर हो गया। ओके, चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है। तो मान लीजिए 2 साल के बाद आफ्टर 2 इयर्स किसी 2 जगह से सीट खाली हो गया, वैकेंसी हो गया, क्यों मर गया, मर जाएगा। तो यहाँ पे फिर से इलेक्शन होगा। इस इलेक्शन को क्या बोलेंगे? बाई इलेक्शन। इनका 2 इयर्स कंप्लीट हुआ तो कितना साल बचा? 3 इयर्स बचा। ये जो बाई इलेक्शन में जो लोग आएंगे ये तो 5 साल के लिए नहीं आएंगे, ये कितना साल के लिए आएंगे? 3 इयर्स के लिए। बाकी जो 3 इयर्स बचा है, इसीलिए इसको कौन सा इलेक्शन बोलेंगे? बाई इलेक्शन। समझ में आ गया ना? लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का क्यों हम बाई इलेक्शन नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो जिस दिन से इलेक्ट होते हैं वो फिर से 5 साल कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इनके केस में है क्या? मेरी बात समझ में आ गया ना? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? क्योंकि इन लोग रिमेनिंग पीरियड को पूरा करेंगे, इसलिए इनको इनका इलेक्शन को क्या बोलेंगे? लेकिन प्रेसिडेंट क्या करेंगे? कंप्लीट क्या करेंगे? 5 साल पूरा करेंगे, इसीलिए उनका इलेक्शन को बाई इलेक्शन। समझ में आ गया? हाँ या ना? इलेक्शन, री इलेक्शन, बाई इलेक्शन, तीनों अलग है ना? ओके, क्या समझे? बाई इलेक्शन का मतलब रिमेनिंग पीरियड पूरा हुआ। री इलेक्शन मतलब इलेक्शन इनवैलिड होगा। जनरल इलेक्शन मतलब फाइनल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन मतलब क्या? कितना साल चलेगा? तो 101 के बाद क्या है? 102 डिस्क्वालिफिकेशन। अगर इलेक्शन में डिस्क्वालीफाई कौन होते हैं? सबसे पहले तो लोकसभा एमपी बनने के लिए आपका एज कितना चाहिए? जल्दी बताइए। लोकसभा एमपी के लिए कितना? राज्यसभा एमपी के लिए? हाँ, कौन बोला 25? किधर से है 25? लोकसभा एमपी बनने के लिए क्या चाहिए? कितना साल? राज्यसभा एमपी बनने के लिए? राज्यसभा चेयरमैन बनने के लिए कितना साल चाहिए? राज्यसभा का चेयरमैन बनने के लिए कितना? कॉन्फिडेंटली बोलिए। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन जो बनता है वो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट जो बनेगा उसका एज कितना चाहिए मिनिमम? समझ में आ गया? कहीं से भी घुमा देंगे, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? जलेबी की तरह घूमते रहना है। जलेबी की तरह सीधा होना चाहिए कि ना आपका दिमाग? है? आपका दिमाग जलेबी की तरह सीधा होना चाहिए या जलेबी की तरह टेढ़ा होना चाहिए? जलेबी की तरह सीधा होना चाहिए। ओके, लोकसभा एमपी के लिए एज कितना? राज्यसभा एमपी के लिए? प्रेसिडेंट के लिए? वाइस प्रेसिडेंट के लिए? गवर्नर के लिए? 35। ये सब जितना बड़ा बड़ा प्रश्न है इसके लिए ज्यादा उम्र चाहिए, एक्सपीरियंस की जरूरत है। राज्यसभा एमपी के लिए? लोकसभा एमपी के लिए? सीजीआई बनने के लिए कितना एज चाहिए? 35। कितना एज चाहिए? सीजीआई बनने के लिए कितना एज चाहिए? 35। एक्सपीरियंस चाहिए। क्या चाहिए? उसमें कोई मिनिमम एज नहीं है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस लेने के लिए तो एज ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना, है ना? उसे मैक्सिमम एज कितना बनेगा? इसमें फिर क्वेश्चन उल्टा है, देखिए सीजीआई मैक्सिमम एज कितना है इनका?
कितना साल तक सीजीआई बनते रह सकते हैं, कितना एज तक? मैक्सिमम एज कितना है? 60। अगर इसमें लिख देते 62। हाई कोर्ट जजेस का 62, सुप्रीम कोर्ट जजेस का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितना साल तक मैक्सिमम रह सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये हम पढ़ाए हैं लेकिन आ गया ना, इसलिए बता रहे हैं कुछ पॉइंट, ठीक है। अच्छा, लोकसभा का एमपी मैक्सिमम कितना ईयर तक मतलब रह सकता है? इनका एज कितना है मैक्सिमम तक? मिनिमम तो 25 हो गया, मैक्सिमम कितना साल तक लड़ सकते हैं ये? मैक्सिमम नो एज लिमिट, नो एज 95 में भी लड़ सकते हैं, है ना। रूम पे बैठ के सोते रहेंगे और बोलेंगे कि मेरा चप्पल भेजेंगे तब भी जीत जाऊंगा करके, तो करेंगे क्या नहीं? कोई एज का लिमिट है इनके लिए? राज्यसभा एमपी के लिए नो एज, प्रेसिडेंट के लिए नो एज, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए ओनली पेज, है ना। मिनिमम एज क्या है? जिसके पास मिनिमम एज है उस 35 25 जो भी है उनके लिए मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं है, और जिनके लिए मैक्सिमम एज का लिमिट है उनके लिए मिनिमम एज का कोई लिमिट नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हां या ना? सीजीआई का मैक्सिमम एज 65, हां मैक्सिमम एज 65, मिनिमम एज यही बात, ओके। क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, तो मान लीजिए जिसका अगर 25 नहीं होगा तो वैसे ही वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, होगा कि नहीं? जिसका अगर 30 नहीं होगा वो राज्यसभा एमपी से ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जिसका अगर मान लीजिए 35 नहीं होगा वो प्रेसिडेंट बनने के लिए आएंगे तो क्या हो गए वो? लेकिन हम लोग बातें किससे कर रहे हैं? डिस्क्वालीफाई ऑफ मेंबर्स का कर रहे हैं, डिस्क्वालीफाई ऑफ प्रेसिडेंट का? मेंबर। तो हम लोग बातें कर रहे हैं मेंबर्स का, बातें किसके लिए बात कर रहे हैं? मेंबर्स का मतलब कौन है यहाँ पे? लोकसभा का मेंबर्स और राज्यसभा का मेंबर्स, पार्लियामेंट के मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इनको डिस्क्वालिफिकेशन कब किया जाता है, डिस्क्वालीफाई कब किया जाता है? या तो इन लोग कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो प्रेसिडेंट के लिए दिया गया है, इन लोगों का मिनिमम चीज ये है कि मान लीजिए ये बहुत सारे प्रॉब्लम कर रहे हैं, डिस्क्वालीफाई कब हो गए? जैसे अभी रिसेंटली राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, आप लोग पता है राज्यसभा इलेक्शन हुआ है, आप लोग वोट देने गए थे? कौन गए थे? हमारा एमएलए गए थे, है ना। वोट देने का टाइम क्या हुआ? वोट देने का टाइम क्या हुआ? अभी रिसेंट न्यूज, ठीक है। सानू खेमुंडी का एक विधायक, ठीक है, रमेश जैना, कटक का विधायक फिरदौसी सफिया, ठीक है, और आपका कौन सा गजपति का सानू खेमुंडी, यहाँ का सब फिरोज सफिया, और एक रमेश जैना और एक सम पर्सन, 3 पर्सन को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। क्यों कर दिया गया? डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। क्यों कर दिया? क्योंकि इन लोग क्रॉस वोटिंग की है कांग्रेस के, लेकिन वोट किसको दिए? बीजेपी को। तो वोट को क्या बोलेंगे? ऐसा वोट को क्रॉस वोटिंग किया, इनको पता चला तो पार्टी से क्या कर दिया? निलंबित, डिस्क्वालीफाई कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मेंबर्स का डिस्क्वालीफाई मतलब पार्लियामेंट का एमपी के बारे में बात कर रहे हैं, हम तो अभी एमएलए की बात किए, यहाँ पे किसके बारे में बात करते हैं? तो यहाँ पे एक सिस्टम है कि कोई भी अगर एमपी है जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन का मतलब मान लीजिए मैं एमपी हूँ करके किसी को भी अनाप शनाप बोल दूंगा, अगर मुझे कोर्ट ने पनिशमेंट देगा क्या? नहीं, मुझे कोर्ट, जब कोर्ट मुझे पनिशमेंट देगा, अगर मुझे मैक्सिमम 2 इयर्स का अगर पनिशमेंट मिल गया, 1 ईयर 11 मंथ्स 29 डेज का अगर आपको पनिशमेंट मिला तो आप एमपी ले सकते हैं। लेकिन एक दिन ज्यादा मतलब 2 इयर्स का अगर आपको पनिशमेंट मिल गया तो आपका एमपी से क्या हो जाएंगे? आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मेरी बात समझे? 2 ईयर से अगर ज्यादा जिसको अगर इंक्रीजमेंट मिल जाएगा तो उनको क्या हो जाएगा? वो डिस्क्वालीफाई।
कुछ समझे? जैसे आप लोगों को अगर डिस्क्वालीफाई करना है, मान लीजिए कोई भी अगर पर्सन कंसेक्यूटिवली अगर 10 डेज नहीं आएगा तो उसको हम डिस्क्वालीफाई करने का पावर है हमारे पास, है क्या नहीं? मान लीजिए वो 9 डेज आया, ये 9 डेज नहीं आया और लास्ट में 10 डेज आ गया, तो वो डिस्क्वालीफाई होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन कंटिन्यू अगर कोई 10 दिन नहीं आएंगे तो वो क्या हो गए? डिस्क्वालीफाई। ओके, कहाँ पे? एसएलएनसी। लेकिन वहाँ पे अगर मेंबर्स एमपी में, एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं, जो लोकसभा का एमपी या राज्यसभा का एमपी अगर लगातार 60 डेज तक अगर एब्सेंट रहेंगे तो उनका एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। कितना दिन तक? 60 डेज में कितना महीना? 2 मंथ्स। 2 मंथ्स अगर घर पे बैठा है, नहीं गया, तो क्या हो जाएगा? ये डिस्क्वालीफाई करने का पावर है किसके पास? स्पीकर के पास। लोकसभा में। राज्यसभा में किसके पास है? चेयरमैन के पास। किसके पास? चेयरमैन के पास जा रही है। डिस्क्वालीफाई है ना? डिस्क्वालीफिकेशन ये है एक 60 डेज से अगर आप कंटिन्यूस आप एब्सेंट है विदाउट इंफॉर्मेशन, without informing to the Lok Sabha speaker or without informing to the Rajya Sabha chairman, if you absent continuously for 60 days then your membership will be disqualified. ठीक है? ये है People's Representative Act of People's Representative Act of क्या है 1951 में, ठीक है? लेकिन ये पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के द्वारा बहुत सारे इलेक्शंस होता था, बहुत सारे सिस्टम होता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों ने इलेक्शन जीतने के बाद भी, इलेक्शन जीतने के बाद जैसे ही इलेक्शन जीत गए पार्टी का लिए, मैं कांग्रेस का जीत गया, जीतने के बाद शाम को मुझे अगर बीजेडी पैसा दे देगा तो मैं बीजेडी में चला जाऊंगा क्या नहीं? ऐसा सिस्टम चल रहा था। इसीलिए 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। आप लोग पढ़ाया क्या नहीं? पढ़ाया 1985 में क्या है? ये है एंटी डिफेक्शन लॉ आया। क्या आया था? एंटी डिफेक्शन लॉ। ये कौन सा शेड्यूल में है? 10th शेड्यूल में। बताया ना 10th शेड्यूल क्या है? ओके प्लीज, एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया? 52। तो यहाँ पे आने के बाद बोला गया कि जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ऑफ 1951 है, इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी का मतलब लोग तो पॉलिटिकल पार्टी से जीत रहे हैं, जीतने के बाद शाम को दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं। उससे क्या होता है? डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट फेल हो जाती है। गवर्नमेंट फेल होगा क्या नहीं? मान लीजिए आप लोग घर पे बोलेंगे कि मैं एसएलएनसीसी जा रही हूँ, ये जा रहा हूँ बोलेंगे, और यहाँ पे एसएलएनसीसी नहीं आके या आके साइन करके मॉल में घूमते रहोगे, क्या आपका डेवलप होगा? हाँ नहीं होगा ना, दिक्कत होगा क्या नहीं? इसीलिए लॉ बनाना पड़ेगा क्या नहीं? लॉ में क्या है? आप इन टाइम कीजिए, आउट टाइम कीजिए, जब आए हमको पता चलना चाहिए, जब जाएंगे तब भी हमको पता चलना चाहिए। यही सिस्टम राजीव गांधी ने किया था। 1957 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 में एक अमेंडमेंट लेके आए, बोले कि जो लोग अगर पॉलिटिकल पार्टी बदलना चाहते हैं, मान लीजिए मैं कांग्रेस में हूँ, मुझे बीजेपी में जाना है, तो मुझे इलेक्शन से पहले ही जाना है, इलेक्शन के बाद मैं नहीं जा सकता। अगर इलेक्शन के बाद जाऊंगा इसका मतलब मैं दल के विरुद्ध काम कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड एंटी डिफेक्शन। डिफेक्ट हो रहा है क्या नहीं? पार्टीज का डिफेक्ट हो रहा है क्या नहीं? तो बोला गया कि अगर मुझे पॉलिटिकल पार्टीज में जाना है, मैं कांग्रेस का हूँ, मुझे बीजेडी में जाना है, तो इलेक्शन से पहले जाऊंगा, ताकि बीजेडी का सिंबल लेके मैं जीतूंगा तो बीजेडी का बनूंगा। लेकिन वहां बीजेडी का सिंबल लेके जीतने के बाद मैं जीत गया बीजेडी के नाम पे, जैसे ही जीता और शाम को मैं कांग्रेस में आ जाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या? अगर ऐसा सिस्टम आएगा तो आपको क्या किया जाएगा? डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कौन सा आर्टिकल में? 102। किसमें? 102। ओके 102 समझ में आया? क्या समझे? डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन कब बोलते हैं? जब अगर एक मेंबर आपने पॉलिटिकल पार्टी से जीता है, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा सकता। अगर ऐसा जाएंगे तो उनको क्या किया जाएगा? डिस्क्वालिफाई। अगर
हाँ डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद वो दूसरे पार्टी में चला जाएगा तो उसका मेजोरिटी ज़्यादा हो जाएगा तो वो गवर्नमेंट बन सकते हैं, वो गवर्नमेंट बन सकता है या नहीं बन सकता? नहीं, वो तो डिस्क्वालीफाई हो गए ना। नहीं मतलब जो एक मतलब दूसरा पार्टी में चला जाएगा तो उसका काउंट ही नहीं होगा। वो दूसरे पार्टी में जाएगा तो फिर से जीरो स्टार्ट होगा। मान लीजिए मैं कांग्रेस में जीता हूँ और बीजेडी में जाकर नंबर बढ़ाऊंगा तो वो गलत होगा ना, है क्या नहीं? तो आपका घर का पैसा लेके अगर विदाउट इन्फॉर्मेशन आप मेरे घर पे ला के रखोगे, वो गलत है क्या नहीं? फिर से आप वापस घर पे जाओगे तो क्या जीरो बनोगे क्या नहीं? बनोगे ना। तो वही है, कांग्रेस का अगर है तो कांग्रेस में रखिए। अगर आपको कांग्रेस से बीजेडी में जाना है तो इलेक्शन से पहले जाइए और डिक्लेयर कर दीजिए कि मैं बीजेडी का हूँ, तो बीजेडी के नाम पे आपको वोट मिलेगा। आप अगर कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस का तो जानते हैं आप लोग, आज की डेट में भी ऐसा सिस्टम है कि इंदिरा गांधी के नाम पे वोट देते हैं। आज की डेट में भी वोट देते हैं कि नहीं? कांग्रेस वाले इतना अंधभक्त होते हैं कि वो आज की डेट में भी इंदिरा गांधी के नाम पे वोट देते हैं, राजीव गांधी के नाम पे वोट देते हैं। ओके, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आप आजकल तो थोड़ा एजुकेटेड सोशल मीडिया हुआ तो हमको पता है कि राहुल गांधी क्या है, मोदी जी क्या है, कौन क्या है, उनके नाम पे हम वोट देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो राहुल गांधी सोनिया गांधी के नाम पे वोट दे देते हैं। देते हैं क्या नहीं? तो मेरे के यहाँ पे कहने का मतलब है, आपको एंटी डिफेक्शन लॉ तब बनाया जाता है, आप मेरा खा के मेरे घर पे काम करोगे, दूसरे घर पे काम करोगे। सबसे पहले किसके घर पे काम करोगे? मेरे घर पे। अगर आपको दूसरे के घर पे जाना है तो मुझे परमिशन लेके जाओगे, लेके जाओगे नहीं? अगर मुझे परमिशन नहीं लेके दूसरे घर पे काम करते रहोगे तो आपको मैं रखूंगा या निकल दूंगा? सिंपल एग्जांपल है, निकाल दूंगा या रखूंगा? निकाल दूंगा ना। वही है एंटी डिफेक्शन का मतलब, वही है जिसका खाओगे उसका घर का काम करो। इंडिपेंडेंस जो जीता है उसको तो इंडिपेंडेंट वो जीता है, वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट कर सकते हैं बाहर से, वोट ज्वाइन नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैं इंडिपेंडेंट में जीता हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। इंडिपेंडेंट में क्या है, जीत गया हूँ। इंडिपेंडेंट का मतलब जानते हैं क्या? अकेला जीतना। क्या? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल ना लेके आप अपने हिसाब से जीते हैं, उसको क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल का मतलब कांग्रेस का क्या है? हाथ। बीजेपी का क्या है? पैर, लोटस। बीजेडी का संघ। और आम आदमी पार्टी का क्लीनर। है ना? तो कांग्रेस से अगर मैं लड़ूंगा तो क्या चाहिए मुझे? कौन सा सिंबल मिलेगा? बीजेपी से? बीजेपी से तो संघ के नाम पे मुझे वोट देंगे, ठीक है? तो बाद में जाके झाड़ू पकड़ूंगा तो कैसे होगा? गलत होगा क्या नहीं? वहाँ से रिजाइन लेके चले जाएंगे तो नहीं होगा। मैं अगर रिजाइन दे दूंगा तो पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन नहीं दिया ना। एंटी डिफेक्शन लगने के बाद वो चले जाएंगे तभी वो लोग भी चले जाते हैं ना। बीजेडी में चला गया ना फिर तो उनका मेजोरिटी ज़्यादा हो जाएगा तो गवर्नमेंट नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं? जैसे मैं जीतने के बाद मेरा पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से क्या हो जाएगा? मेरा पॉलिटिकल पार्टी का खेल खत्म ना। मैं कांग्रेस में पहले था, जीत गया इलेक्शन में। इलेक्शन जीतने के बाद मैं कांग्रेस से कहाँ चला गया? मैं बीजेडी में, ठीक है? तो वो मतलब एमएलए किसका काउंट होगा? कांग्रेस का ही काउंट होगा, बीजेडी का काउंट नहीं होगा। बाद में जहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो समझ में आ रहा है ना? काउंट किसका होगा? कांग्रेस का ही। जिसका खाए हैं वो शाम तक उनका घर में ही काम करो, फिर रात भर बीत जाएगा तो कल अगर उनके घर पे खाना मिलेगा तो परमिशन लेके जाना पड़ेगा। विदाउट परमिशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है? अगर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमिशन देना पड़ेगा। बोलना है कि देखिए मैं कांग्रेस से तो जीता हूँ, मैं आज से कांग्रेस में नहीं रहूँगा, मैं बीजेडी में ज्वाइन करूँगा। ओके, तो क्या हुआ उसमें? बीजेडी में वो चले जाएंगे, लेकिन उनका पोजीशन क्या है यहाँ पे? कांग्रेस ही है ना। लेकिन कांग्रेस का पोजीशन वैकेंट हो गया, लेकिन बीजेडी में एक सीट चला जाएगा, एक्स्ट्रा जाएगा कि नहीं? ऐसा सिचुएशन बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया है।
कब आया था? 57 कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा शेड्यूल में है? 9 शेड्यूल में क्या है? लैंड रिफॉर्म। 10 शेड्यूल में, 11 शेड्यूल में, 12 शेड्यूल में, 1st शेड्यूल में, 2nd शेड्यूल में एमोलमेंट, 3rd शेड्यूल में और राज्यसभा शेड्यूल, 8 शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइबल एरियाज, 6 अदर ट्राइबल एरियाज, 7 डिवीजन ऑफ पावर, शेड्यूल 8 शेड्यूल 9 10 यही है एंटी डिफेक्शन। उसके बाद अंकल डिफेक्शन है। एंटी डिफेक्शन आ गया, थोड़ी देर बाद अंकल डिफेक्शन। समझ में आ गया? 1 0 3 डिस्क्वालीफाई। तो एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने का पावर किसके पास होता है? लोकसभा में किसके पास है? स्पीकर डिक्लेयर करेंगे। क्या स्पीकर डिसाइड करेंगे तो फाइनल हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लेके आया था 2003 में, 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था कि जब स्पीकर अगर उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे, उनके पास पावर है डिस्क्वालीफाई। क्या यही फाइनल है? ये फाइनल नहीं है। ये डिस्क्वालीफाई करने के बाद स्पीकर भेजेंगे किसके पास? चीफ इलेक्शन कमीशन के पास। चीफ इलेक्शन कमीशन उसको देखेंगे, देखने के बाद स्टडी करने के बाद अगर ये फाइनल होकर अगर प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट फाइनल डिसीजन देंगे। कौन देंगे फाइनल डिसीजन? प्रेसिडेंट। तो लोकसभा स्पीकर का पावर किसमें डिस्क्वालीफाई करने का? लोकसभा में। लोकसभा से अगर डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसको इलेक्शन कौन कराया था? चीफ इलेक्शन कमीशन। तो चीफ इलेक्शन कमीशन में अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फाइनल डिसीजन कौन देगा? देखिए कितना जिम्मेदार है। एक एमपी इलेक्शन में कंटेस्ट किया, बोरो है क्या? एक इलेक्शन में कंटेस्ट किया, इलेक्शन में वोट कौन दिए थे? पीपल। कौन दिए थे? पीपल वोट दिए। तो इलेक्शन में इलेक्ट होने के बाद कहाँ गया? लोकसभा में। लोकसभा में जाने में किसके अंदर में है? स्पीकर के अंदर में। तो इनका देखभाल करने वाले कौन है? इसका देखभाल करने वाले कौन है? स्पीकर। लेकिन एमपी के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाया था? पीपल तो वोट दिए थे। पीपल क्या दिए थे? वोट। इलेक्शन कौन करवाया था? चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना? लेकिन फाइनल डिसीजन कौन देता है? ऐसा क्यों? देखिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या करवाया था? इलेक्शन करवाया था। वोट कौन दिए थे? क्यों दिए थे? वो पार्लियामेंट में भेजने के लिए। तो पार्लियामेंट भेज दिए लोकसभा में, भेज दें कि नहीं? तो लोकसभा में किसके अंदर में काम कर रहा है? स्पीकर। तो सबसे पहले कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है देखने वाले कौन है? स्पीकर देख रहे हैं। तो स्पीकर को लगेगा कि अगर ये डिस्क्वालीफाई है तो डिस्क्वालीफिकेशन पर देने का पावर किसके पास है? कौन काम कर सकता है? मेरे अंदर पे अगर कोई काम कर रहा है तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज कौन करेगा? मैं करूंगा, है ना? करूंगा कि ये अच्छा पढ़ रहा है, वो अच्छा पढ़ रहा है, ये अच्छा है, सबसे पहले रिकॉग्नाइज मैं करूंगा ना। सिमिलरली इलेक्शन में जीतने के बाद ये आ गए कौन? कहाँ पे? लोकसभा में। लोकसभा में किसके अंदर में काम कर रहा है? स्पीकर के। तो स्पीकर सबसे पहले इसको डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर करेंगे या सीईसी करेंगे या प्रेसिडेंट? स्पीकर। स्पीकर के बाद कहाँ जाएगा? आप कैसे आदमी को भेजे थे यार इलेक्शन करके, वो अच्छा नहीं है बोलते हैं ना। आप इलेक्ट जो करवाए थे मेरे पास आए हैं, बाकी लोग अच्छे हैं लेकिन वो अच्छा नहीं करके स्पीकर इनको किसको बोलेंगे? तो चीफ इलेक्शन बोले गलती हो गया, क्या करेंगे, ये डिस्क्वालीफाई का लाइक है, ठीक है, ये डिस्क्वालीफाई है, तो ये इन्फॉर्मेशन किसको दे देंगे? फाइनल डिसीजन कौन देंगे? ओके, हु इज डिसीजन इज फाइनल? हु इज द फर्स्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, फर्स्ट डिसीजन मेकर? लास्ट फाइनल डिसीजन मेकर? मिडिल वन? तो एक एमपी को हटाना इतना आसान है? आसान है? आसान नहीं है। कौन सा आर्टिकल? 103 क्या है ये? सॉरी 102 क्या है? डिस्क्वालीफाई। ओके, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी क्या नहीं?
और कौन सा सिचुएशन में डिस्क्वालीफाई हो गए? मर जाएंगे तो डिस्क्वालीफाई होंगे क्या नहीं? मर जाएंगे तो कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे? मर जाएंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा? हाँ, सीट वैकेंट हो जाएगा ना। अगर जिंदा है, मान लीजिए फर्जी सर्टिफिकेट लेके 25 साल हुआ नहीं है, 24 साल में मान लीजिए रमेश पानी पी के जाके कॉन्टेस्ट कर लिया और जीत भी गया। जीत जाएगा तो कहाँ पहुंचेंगे? कहाँ पहुंच जाएंगे? जो पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे तो ना पार्लियामेंट आएंगे। कुछ लोग ना पार्लियामेंट मतलब जो जीता नहीं है, उनका अगेंस्ट में जो कंटेस्ट किया होगा वो तो उनकी इंक्वायरी करेंगे ना, ये तो मेरे साथ पढ़ाई कर रहा था, मेरा तो अभी 23 साल 5 महीने हो रहा, ऐसा कैसे हो गया 25 साल? ये तो गलत है। करें कोर्ट में केस करेंगे क्या नहीं? कोर्ट में केस गया, कोर्ट में फिर जांच करेंगे, इनका स्कूल सर्टिफिकेट सब लेके आएंगे, देखेंगे एक्चुअली ये 25 साल का एफिडेविट दिया है, मैं 25 साल हूँ करके, लेकिन है कितना ये 23 साल 5 महीना। ये डिस्क्वालीफाई होंगे या क्वालिफाई करेंगे? ये 23.5 को ये क्या किया है, मान लीजिए इसको बिठा दिया है, बिठा के लिखा है 25.3। इसी को देखा है जो नॉमिनेट करने वाले जो लोकल लेवल पे लगा कि 25 साल ही वर्क करके गलती से, या कोई अंधा हो गया या कोई गलती से 23 को 25 देख के भी क्वालिफाई कर दिया ना इलेक्शन में। इलेक्शन का प्रोसेस कैसा होता है? और एक बार सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नॉमिनेशन करना पड़ेगा। जैसे आप लोग एग्जाम देने के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ता है ना, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नॉमिनेशन में आपका जांच होगा, जांच होने के बाद टेंटेटिव कैंडिडेट डेट आएगा, मतलब इतना कैंडिडेट अभी भरे हैं, ठीक है, उसमें से टेंटेटिव के बाद आएगा एक विड्रॉ का डेट। देखिए आप भरे हैं, अनजान में भर दिए हैं, जान बुझ के भरे हैं, देखिए आप विड्रॉ करना है तो विड्रॉ कर सकते हैं। फिर वो भर देते हैं कुछ लोग, फिर बाद में जाकर क्या कर लेते हैं? विड्रॉ। अगर जो लोग विड्रॉ नहीं करेंगे तो वो फाइनल लिस्ट आता है, ऐसे सिस्टम होता है फाइनल लिस्ट। ओके, ऐसा होता है ना। सबसे पहले आप फॉर्म भरते हैं ओपीएससी के लिए फॉर्म, तो वहाँ पे क्या देखते हैं? सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखते हैं। क्वालिफिकेशन में क्या क्या देखते हैं? आप 10th पास किए हैं क्या नहीं, ग्रेजुएशन पास किए हैं क्या नहीं, है ना, मिनिमम जो है वही देखते हैं। ओपीएससी के लिए भरते हैं तो ग्रेजुएशन देखते हैं। दूसरा अगर एग्जाम होते हैं तो पीएम का भरते हैं तो 10th का होगा तो 10th देखते हैं कि नहीं। उसके बाद वहाँ पे एज देखते हैं, 18 साल से ऊपर है क्या नहीं। ओपीएससी के लिए 18 साल की जरूरत है क्या? कितने साल की जरूरत है? 21 की जरूरत है ना। कितने साल? 21। तो 21 अगर जिसका नहीं हुआ है वो तो भर नहीं सकता है, तो वो क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई होंगे। लेकिन जितने लोग अगर भरे होंगे सब लोगों का अगर रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एज है, क्वालिफिकेशन है, तो उन लोग क्वालिफाई कर, मतलब उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने के बाद उनको क्या दिया जाएगा? एडमिट कार्ड। टेंटेटिव लिस्ट आएगा, इतना लोग भरे हैं, ठीक है, उसमें से जो एडमिट कार्ड आएगा, वहाँ एडमिट कार्ड में तो लिखा नहीं होगा कि आप एग्जाम मत दो या आप एग्जाम दो, ऐसा तो नहीं है। आपको एग्जाम देने के लिए होगा। उसमें से कुछ लोग एग्जाम देने नहीं जाते हैं, कुछ लोग देने जाते हैं, ये एग्जाम के बारे पॉइंट ऑफ व्यू में। लेकिन इलेक्शन में सिस्टम ऐसा नहीं होता है। इलेक्शन में क्या होता है? सबसे पहले आपको नॉमिनेशन करना पड़ता है, नॉमिनेशन के बाद लिस्ट आता है, टेंटेटिव लिस्ट, इतने लोग भरे, भरने के बाद क्या होता है? उनको एक टाइम दिया जाता है, देखिए आप लोग भरे तो है, आपका नाम आया है तो आप विड्रॉ कर लीजिए, आपको पता चला देता हूँ वो सीट से विड्रॉ कर लीजिए, बोलते हैं ना लोग, फिर उनको विड्रॉ करा लेते हैं। तो फाइनल जो बचते हैं इसमें से जो कैंडिडेट होते हैं उनमें से इलेक्शन कंटेस्ट होता है। अगर एक कैंडिडेट बच जाएगा तो वहाँ पे इलेक्शन होगा क्या? एक कैंडिडेट बच जाएगा एक जगह में, मान लीजिए सेमलीगुड़ा या कोटाई कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए, एक एमएलए और एक ही कैंडिडेट कंटेस्ट किया है, वहाँ पे इलेक्शन होगा क्या नहीं? क्वेश्चन ये है कि ये है कोटांगी कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्या है? कोटांगी। कोटांगी में कितना एमएलए है? ओके। सबसे पहले बहुत सारे लोग नॉमिनेशन किए, कितने लोग? पहले क्या है? नॉमिनेशन करते हैं, नॉमिनेशन करने के बाद लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आता है, टेंटेटिव लिस्ट बोलते हैं उसको। लिस्ट के बाद क्या होगा? विड्रॉ करेंगे, उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी। फाइनल नॉमिनेशन किए 25 लोग,
ठीक है, कितने लोग नॉमिनेशन थे? 25 लोग। 25 लोगों में से 20 लोगों का सब कुछ सही है, 5 लोगों का एज कम था, तो यहाँ पे लिस्ट कितना आएगा? यहाँ पे 20 है ना, और बाकी रिजेक्ट लिस्ट लगा देंगे कि ये 5 लोगों का रिजेक्ट हुआ इसलिए क्योंकि एज नहीं था, या सर्टिफिकेट नहीं था, या डॉक्यूमेंट नहीं था, ये लिस्ट बन गया। तो कितने आ गए यहाँ पे? 20 में से सीटें कितने हैं? कितना सीट है? तो जितने लोग भी कॉन्टेस्ट किए हैं विड्रॉ कर लिए यहाँ पे, मान लीजिए 19 लोग बोले कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, फाइनल में लिस्ट कितने बच गए? एक ही कैंडिडेट। तो यहाँ पे इलेक्शन होगा कि नहीं? इलेक्शन नहीं होगा। क्यों इलेक्शन होगा? इलेक्शन नहीं होगा क्योंकि एक ही कैंडिडेट बच गया ना। तो इसको क्या डिक्लेयर किया जाएगा? क्या डिक्लेयर किया जाएगा? इलेक्टेड विनर। मान लीजिए इसमें 19 की जगह में 18 विड्रॉ किया, बचे कितना? 2। इसमें इलेक्शन होगा क्या नहीं? दोनों के बीच में इलेक्शन होगा। समझ आ गया ना? ओके। और 102 डिस्क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ओके। 103 क्या है? डिसीजंस। ये डिसीजंस लेने वाले कौन है? कौन डिसीजंस लेगा? डिसीजंस ऑन क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, है ना। डिसीजंस दिया जाएगा। कौन डिसीजन लेता है? लोकसभा में कौन डिसीजन लेता है? स्पीकर। राज्यसभा में डिसीजन कौन लेता है? फाइनल डिसीजन मेकर कौन है? समझ में आ गया ना? 103 104 103 समझ में आ गया? क्या है? डिसीजंस एंड क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। क्या उनका अगर क्वेश्चन आएगा कि मुझे क्यों डिस्क्वालीफाई किए, तो इसका पावर देने वाले कौन है? डिस्क्वालीफाई करने वाला पावर कौन है? किसके पास होता है? फाइनल डिसीजन कौन है? लेकिन फर्स्ट डिसीजन ओके, ठीक है। ओके, एक्चुअली हमारा जो 101 से लेके 106 तक जो है, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूँ ताकि हमारा कोर्स मतलब ये ना हो। ठीक है, 103 समझ में आ गया? क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। 104 में क्या दिया जाएगा? पावर्स। क्या? पेनल्टी। क्यों पेनल्टी दिया जाएगा? देखिए 104 पेनल्टी किसको दिया जाएगा? पेनल्टी ऑफ मेंबर्स। कब मेंबर्स को पेनल्टी दिया जाएगा? देखिए 103 में क्या हुआ है? हमको फाइनल डिसीजन आ जाए। डिसीजन आने के बाद भी जो मेंबर्स डिस्क्वालीफाई है वो भी जाकर वोट देगा, उसको क्या मिलेगा? पेनल्टी मिलेगा कि नहीं? और दूसरा बात यह है कि अंडर आर्टिकल 99 में क्या है? और जो मेंबर्स वोट देने से पहले उसको क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले और कोई अगर मान लीजिए इलेक्टेड है लेकिन ओथ नहीं लिया है, क्या वो जाकर बैठ सकता है पार्लियामेंट में? वोट दे सकता है? तो यही बात है कि अगर ऐसा करेंगे तो उसको क्या बनेगा? पेनल्टी। अगर जो लोग जीते हैं उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ओथ लेना पड़ेगा, है ना। ओथ लेने के बाद वो वोट दे सकता है। खाने से पहले क्या करना पड़ता है? हाथ धोना पड़ता है। कुछ लोग बिना हाथ धो के बैठ जाते हैं, खाते हैं कि नहीं? बाद में क्या होता है? उनको बीमारी होती है। तो वही बीमारी से बचाने के लिए, वही और मतलब सब चीज करने के लिए क्या बोलता है? अंडर आर्टिकल 99 में सबसे पहले आपका काम क्या है? ओथ लेना। ओथ लेने के बाद आप वोट देना है। बिना ओथ में आप वोट नहीं दे सकते हैं। ओथ लेने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया, मतलब पार्लियामेंट का पार्ट बन गया। तो 103 में अगर आपका डिसीजन हो गया फाइनल, तो क्या होगा? 104 में पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर मेंबर है, आप सब कुछ सही कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें पेनल्टी देना पड़ेगा। ओके।
क्लियर? तो यहाँ पे सीक्वेंस ये है कि 100 में क्या है, सबसे पहले 99 में क्या है, ऑथ लेना पड़ेगा। ऑथ लेने के बाद अगर सेशन चलाना है तो अंडर आर्टिकल में क्या है, कम से कम 1/10 मेंबर आना पड़ेगा नहीं। उसके बाद अगर 1/10 मेंबर नहीं आएगा तो सेशन चलेगा नहीं। उसके बाद 101 ठीक है। तो कम से कम क्या है, ये सीट का पैकेट करना पड़ेगा आपको सीट को, अगर एक से ज़्यादा अगर है तो। 102 में डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर पैकेट नहीं करेंगे दोनों जगह में है तो ऑटोमेटिक आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक जगह से आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे क्या नहीं? मान लीजिए 101 में आप दो जगह में जीते हैं तो एक जगह में रहेंगे, दूसरी जगह में क्या होगा आपका डिस्क्वालीफाई होगा। मतलब मान लीजिए मुझे आप लोग बोलेंगे सर बहुत हो गया क्लास से जाइए, बोलने से सही नहीं मैं निकल जाऊँगा तो अच्छा है, मैं तो मुझे जबरदस्ती जाना पड़ेगा कि नहीं? आप लोग उनके अपनी मर्जी से निकल जाए, छोड़िए क्लास से, ऐसा भी होता है ना। मतलब बोल रहा हूँ इससे क्यों 130 140 हो रहा है, सबका चेहरा ऊपर ही जा रहा है। तो कोई अगर पर्सन बहुत अच्छा है और दोनों जगह में जीत गया है, अच्छा है इसीलिए तो दोनों जगह में जीता है, लेकिन एक जगह तो उसको खाली करना पड़ेगा। अगर खाली नहीं करेंगे तो उसको जबरदस्ती क्या किया जाएगा, बैकेट करवाना पड़ेगा कि नहीं? तो दैट मीन्स क्या है वो डिस्क्वालीफाई। तो 102 में क्या है डिस्क्वालीफाई करने का डिसीजन किसके पास है? स्पीकर के पास। लोकसभा में, राज्यसभा में किसके पास है? चेयरमैन के पास है। फाइनल डिसीजन कौन देता है? क्लियर? तो 104 में अगर डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी आपको बोला गया कि डिस्क्वालीफाई हो गया, आप वहां का मेंबर नहीं है, फिर भी आपके पार्लियामेंट में जीता हूं, क्या होगा उसका? पेनल्टी लगेगा नहीं? क्या होगा उसको? पेनल्टी प्रोग्राम में लगेगा। या तो आप डिस्क्वालीफाई है या तो आप ओथ नहीं लिए। ओथ कौन लेते हैं? जो क्वालीफाई करेंगे उसको ओथ दिलाएंगे, जो क्वालीफाई नहीं करेंगे उसको ओथ दिलाएंगे क्या? किसको ओथ नहीं दिलाएंगे? जो डिस्क्वालीफाई है ना। मतलब अभी फिर क्वेश्चन आएगा डिस्क्वालीफाई वाले का, सर पहले तो ओथ दिया फिर गया, फिर बाद में गलती किया तो डिस्क्वालीफाई हुआ, ऐसा भी तो होता है ना। ऐसा भी होता है कि नहीं? समझ में आ गया 104? राइट। तो 104 अभी दो आर्टिकल है, 105 और 106, ठीक है, 105 एंड 106। उसके बाद का सेशन थोड़ा सा ये होगा कि हम लोग बिल के ऊपर चलेंगे अभी। ओके, 105 में क्या है आपका बता दो, चलिए पढ़िए। पावर्स 106 में चैलेंज, ठीक है। पावर नहीं, इसका थोड़ा सा लंबा आ जाएगा क्योंकि पावर्स ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटी अगर बनेंगे तो वहाँ पे हमारा डिफरेंट कमिटीज है। कमिटी को आपको नहीं समझाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कमिटी क्या है? देखिए कमिटी दो तरह का होता है। सबसे पहले एक होता है स्टैंडिंग कमिटी, एडहॉक कमिटी, ठीक है। फिर स्टैंडिंग कमिटी 3 टाइप का होता है। एक होता है एस्टिमेट कमिटी, फिर होता है पब्लिक अकाउंट कमिटी, फिर होता है पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी। फिर उस पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर, एस्टिमेट कमेटी में कितने मेंबर, ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, इसलिए इसको नहीं बताऊंगा। ओके, ये है ओके, ठीक है ना, राइट।